बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है लिख देना आंखों से और इसकी राइटर हैं रेहाना आफ्ताब। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। हमारे हाथ पे रंग ही ना तो चमकेगा, सुना है वो तो हमें बेहिसाब चाहता है। बाहर आई है देखो, हैं फूल हर जानिब, वो मेरे हाथ से बस एक गुलाब चाहता है। जूनियर खबीस, कहाँ मर रहे हो? अपने बेड पे मर रहा हूँ। एतराज़ उर्फ जी की धार पर बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब मसूल हुआ। सारा कुछ इस मनहूस के बाइस हुआ। अच्छा भला घर पर थे। इस जूनियर के बच्चे ने हॉस्टल में रहने का शोशा छोड़कर दादाजी के जलाल को आवाज़ दे दी और उन्होंने उठाकर फेंक दिया हमें। इस हरप्पा और मोहनजोदड़ो की शक्ल से मिलते इस घर में अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब आराम से लेटा मर रहा है। घर की हालत देखो, ऐसा लग रहा है डाकू हमें लूट कर अभी अभी गए हैं। राहिब भी तपा बैठा था। उसने सामने रखी झाड़ू को एक किक लगाई। घर में कितनी हसीन हसीन लड़कियों का आना जाना था। वो लहराते बलखाते आंचल और कहा ये काट कबार। स्टोर से सादीन की गमजदा आवाज़ सुनाई दी। जहान बान जूनियर बिस्तर पर दराज टांग पे टांग चढ़ाए पैर हिला रहा था। दादी जी ने कहा भी कि कोई मुलाजमा साथ ले जाओ, मगर इस औरत बिजार जूनियर ने फ़ौरन मुंह पे ना कर दी। और अब तो खुद तो मर रहा है। ओए सादीन, ज़रा आ इसे निकाले कमरे से। हमारी ज़िंदगी को भयानक सूरत हाल से दो चार करके कैसा पड़े पड़े ऐंठ रहा है। वो हसीन दोशीज़ाएँ जब सुनेंगी कि हम चार हैंडसम दिलफरेब नौजवान यहाँ पर दादा के पुराने महल में सुधार चुके हैं तो क्या बीतेगी उनकी दिल पर। राहिब ने पेशानी पीट ली। खबरदार, जो हाथ लगाया तुम तीनों ने मुझे, खाम खाम मेरी शर्ट की क्रीज खराब करोगे। तुम लोगों से बर्दाश्त कहाँ होगा कि मैं आराम करूं। उठ रहा हूँ। तीनों को गजबनाक नज़रों से अपनी तरफ भरते देखकर उसने उठने में ही आफियत जानी। तुझे किस शैतान के बच्चे ने मशवरा दिया था कि तू दादाजी से हॉस्टल में रहने की बात कर? एहतजाज उसे सख्त चतुना से घूर रहा था। ये क्या तुम लोग इस वक्त से शोर कर रहे हो? ओहो देखो जीज के तेवर। अभी जब आप एनईडी के होनहार तालिब इल्म फर्श पर झाड़ू पोंछा लगाएंगे तो हमारी दिली हालत से आगाह हो जाएंगे। मैं यानी कि मैं जहान बान जूनियर झाड़ू और पोछा लगाऊंगा? उसका इस्तेहज़ाई अंदाज देखकर तीनों ने इकट्ठे उस पर चढ़ाई कर दी। तीनों ने इकट्ठे बोलना शुरू कर दिया मारो में उससे के। और जब काफ़ी देर बाद एहसास हुआ कि जहान बान जूनियर कानों में उंगली ठोंस से बैठा है तो तीनों ही चुप हो गए। मगर सादीन की बैटरी चार्ज थी। हम तीनों डैशिंग जवान तुम्हें जमादार लगते हैं। उसका कलक दूर न हुआ। थोड़े बहुत लब बाहम मस करते वो सर झुका गया। उसकी मुस्कुराहट उन्हें मजीद बौखला गई थी। मारो पीटो जहन्नुम वासिल करो इस गद्दार को। यार लड़ाई से कता नज़र देखो ज़रा, अभी तीनों कमरे सेट करने हैं। ये गर्द से अटा फर्श साफ़ करना है। किचन का रूप देकर अभी लंच भी तो बनाना है। दुर्गत बनने से पहले जूनियर ने काम की तफसीलात उंगलियों पर गिनकर उनका ध्यान अपने आप पर से हटाने की कोशिश की। ये अभी लंच कौन बनाएगा? राहिब ने हौलनाक अंदाज में कहा, जैसे लंच बनाने की नहीं मिसाइल दागने की बात हो। फिर इन चारों के कहकहों से खाली घर गूंजने लगा, गो क्योंकि इन चारों ने लंच के लिए एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई हुई थी। उनकी गुफ्तगू बोर सुनती आयशा हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। आयशा, लंच में क्या बना रही हो? अम्मी उस तक आई और वो अपनी हंसी पर काबू पा चुकी थी। आप बताएं। जो दिल चाहे बना लो। यूं भी सब्जी और मछली से तो तुम्हारी जान जाती है। बिरयानी बना लेती हूँ। बना लो अम्मी, लगता है पड़ोस में लोग आए हैं। यहाँ जाफ़र साहब होते थे, काफ़ी अरसा ये लोग रहे। तुम्हारे दादा से अच्छे ताल्लुकात थे इन लोगों के। 3 बेटे थे, बहुएं भी बड़ी सुलझी हुई और खूबसूरत थी। जब मैं ब्याह कराई तो काफ़ी आना जाना था इन लोगों का। फिर बेटों का बिजनेस चल पड़ा तो कहीं और शिफ्ट हो गए। घर एक अरसे से बंद पड़ा था। अच्छा है फिर से आबाद हो गया। कल शाम ही शिफ्ट हुआ है सामान। पता नहीं कौन आया है। तुम्हारे बाबा बता रहे थे जाफ़र साहब की ही फैमिली शिफ्ट हुई है। अगर ज़हरा निगत या ज़बूर होती तो मिलने ज़रूर आती। काफ़ी दोस्ती थी मेरी उनसे। किसी खातून की तो आवाज़ भी नहीं आ रही। आयशा ने बताया। हाँ, लगता तो यही है कि जाफ़र साहब के पोते ही आए हैं। तुम्हारे बाबा ऐसा कुछ तो कह रहे थे। फ़ोन की बेल बजी तो अम्मी अंदर भर गए, जबकि आयशा किचन की तरफ चल दी। उसके हाथ तेज़ी से कौरमे के मसालों से नबर्द आज़मा थे, मगर कान घर के बीच दीवार के पार लगे थे, जहाँ से खटर पटर की आवाज़ इस बात का ऐलान कर रही थी कि सामान को ठिकाने लगाया जा रहा है। ओए खबीसो, दफ़ा दूर करो अब सफाई सुथराई को। खाने का कुछ इंतज़ाम करो। बिरयानी दम पर थी जब दीवार पार से आवाज़ें आने लगी। आवाज़ खासी दिलफरेब और सहर अंगेज़ थी और मर्दाना खूबसूरत आवाज़ तो अज़ल से आयशा को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। उसने आवाज़ पहचान ली थी। ये गालबन जहान बान जूनियर था।
کیونکہ وہ تینوں بار بار اس کی کام چوری پہ اسے شرم دلا رہے تھے، اور وہ آرام سے ان کی گولہ باری کو خاطر میں لاتے ہوئے میزائل داغ رہا تھا۔ تینوں کمرے سیٹ ہو گئے تھے۔ جونیئر جھاڑو پونچھا چھوڑ کر ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ ناچار یہ کام تینوں کو مل بانٹ کر کرنا پڑا۔ صحن میں لگے نیم اور آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں رکھ کر بڑے سے صحن کو لان بنایا گیا تھا۔ گھر اب صحیح معنوں میں گھر لگ رہا تھا۔ پیڑ کے سائے میں وہ چاروں کرسیوں پر گرے پڑے تھے۔ ان کے چہرے فاقہ زدگان کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ واقعی یار، اب تو بھوک غضب کی لگنے لگی ہے۔ ہائے میری محبوبہ! اعتزاز نے لمبی آہ بھری۔ سعدین بھڑک اٹھا۔ کون سی محبوبہ؟ میری محبت، میرا پہلا عشق، میرا جنون، ہائے میری چائے! جونیئر نے دہائی دی۔ جانا سعدین، چائے بنا لا۔ راہب نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ اٹھا پٹک کھینچا دنی نے چاروں کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ میں ہی نظر آتا ہوں تم لوگوں کو پتلی گردن کا؟ جونیئر سے کہو میں نے بھی کچن کی صفائی کی ہے۔ سعدین بھڑک کر بولا۔ بڑی اچھی صفائی کی ہے تو نے، دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سنک پر کھڑا کاکروچ رونمائی کرا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے۔ جونیئر سعدین پر برس پڑا۔ بھائی مجھ میں تو لڑنے کی بھی ہمت نہیں، کوئی جا کر بازار سے کھانا لے آؤ۔ احتجاج کی فریاد کو کسی نے لائق کی خاطر نہ جانا۔ کسی کا بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگر مارے بھوک کے میرا دم نکل جائے تو میری اماں کو اطلاع دے دینا کہ ہر سنڈے کو بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ میں چلا۔ راہب نے گردن لٹکائی۔ عائشہ کو بے ساختہ ان پر ترس آ گیا۔ لڑکے کہاں عادی ہوتے ہیں ہانڈی روٹی پکانے کے، اوپر سے بھوک کے بھی کچے ہوتے ہیں۔ عائشہ بریانی زیادہ ہو تو پروس میں بھی بھجوا دو، میرا بی پی لو ہو گیا، چکر آ رہے ہیں، ورنہ جا کر خود ملاتی۔ میں ذرا لیٹنے جا رہی ہوں۔ امی نے آ کر پیغام دیا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی، ماربل کی ٹرے میں اس نے چکن بریانی نکالی، چھوٹے باؤل میں سیلڈ نکالا اور دونوں چیزوں کو پیپر سے ڈھک کر مین دروازے تک گئی۔ گلی سنسان ہو رہی تھی، کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے کھانا بھجواتی۔ وولٹے قدموں اندر آئی۔ امی آنکھیں مندے لیٹی تھیں، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ 2 ہی قدم کا تو فاصلہ تھا، خود دے آتی ہوں۔ اس وقت وہ میرون شرٹ دوپٹے اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے سراپے پہ ایک نظر ڈالی اور گلی میں نکل آئی۔ ہائے اس قفس میں کون آ گیا؟ دیکھو شاید کوئی پری میرا پوچھنے آئی ہوگی۔ تجھے تو اللہ نہیں پوچھتا، پری کیا پوچھے گی؟ ابھی اس نے بیل بجائی ہی تھی کہ اندر سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ توبہ، یہ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ 10 گھر سن لے، لیکن گفتگو ہوتی دلچسپ ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اوئے جونیئر، جا بھائی اٹھ، دروازہ کھول۔ احتجاج نے کسل مندی سے بڑے بڑے کہا۔ اٹھنا، اسے تو اب اللہ ہی اٹھائے گا، تم سب کے پیروں پہ مہندی لگی ہے کمینوں۔ سعدین کی بات پر وہ جھلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ اللہ جانے وہ مبارک دن آئے گا بھی یا ہم کنوارے ارمان لے کر سدھار جائیں گے۔ جواب ٹھنڈی آہ کے ساتھ راہب نے دیا۔ بھاری قدموں کی آہٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کھٹ سے دروازہ کھول کر وہ اس کے روبرو تھا۔ گرے جینز بلیک ٹی شرٹ کی قسمت جگا رہا تھا۔ اف، اس کی آنکھیں ہیں کہ پارا۔ عائشہ ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ خوبرو جونیئر بھی حیران رہ گیا۔ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ دروازہ کھولنے پر کسی لڑکی کی صورت نظر آئے گی۔ جی فرمائیے۔ لہجہ خاصا روکھا پھیکا تھا۔ عائشہ کو احساس ہوا اس کی آواز کی طرح اس کی پرسنالٹی بھی بندے کو ہپناٹزم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سعدین نے بھی محرون لہراتا آنچل دیکھ لیا تھا اور لڑکی کا نعرہ لگایا تو وہ دونوں بھی سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دوڑے۔ اندر آئیے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، راہب نے جونیئر کے شانے سے اچک کر کہا۔ باقی دونوں بھی دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ وہ اگرچہ بہت بولڈ تھی مگر 4 جوان لڑکوں کو بیک وقت اپنی طرف متوجہ پا کر نروس ہونے لگی۔ السلام علیکم، میں یہاں پڑوس میں رہتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھایا جسے سعدین نے فوراً پکڑ لیا۔ اندر آئیے، دھوپ بہت تیز ہے، کچھ ٹھنڈا۔ احتجاج نے اداب میزبانی دکھانے چاہے تو راہب نے اس کی زبردست چٹکی لی۔ کمینے، گھر میں کوئی ٹھنڈا ونڈا نہیں ہے۔ وہ بظاہر سرگوشی میں بولا تھا مگر اس نے سن لیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں شکریہ، ویسے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہمارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں، چلتی ہوں۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ اندر آتی کیسے؟ وہ چاروں تو دروازے ہی پر کھڑے تھے اور اس کا ایک پیر اندر اور دوسرا باہر تھا۔ تینوں ہی کی نظریں پرشوق تھی مگر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے باہر ہی سے ٹرہانے کا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو جونیئر نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنے غیر مہذب ہو، مروتاً بھی تم نے اسے اندر آنے کو نہیں کہا۔ سعدین اسے گھرک رہا تھا۔ میں ایسے فضول کام نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ اکھڑ تھا۔ راہب نے سعدین کو تنبیہی نظروں سے کچھ سمجھایا تو وہ چپ رہ گیا۔ گھر آ کر اس نے کان اسی طرف لگا دیے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، اللہ ایسی پڑوسی ہر بھوکے لڑکے کو دے۔ یہ احتجاج کی دعا تھی۔ ٹریل ادھر لاؤ، دیکھو پکا کیا ہے۔ راہب نے جھپٹ کر نیوز پیپر اٹھا لیا اور وہ اکٹھے چیخنے لگے۔ بریانی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مسلسل مہربان پڑوسی کی بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو چھچوری نہیں تھی۔ احترام و عزت ان کے لہجے سے یہاں تھا کہ ان کی پرورش یقیناً
किसी अच्छी आगोश की मरहूने में न थी। वो तीनों बोल रहे थे जबकि जहानबान जूनियर खामोश था। आयशा के वालिद सईद अहमद बैंकर थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। घर में मोहब्बत प्यार सुकून ने उसकी शख्सियत में एतमाद का रंग गहरा कर दिया था। बाबा और अम्मी की मोहब्बत की फुहार में वो परवान चढ़ी थी। दादा दादी कई साल पहले वफात पा चुके थे। वो बी फार्मेसी की स्टूडेंट थी। चूँकि इकलौती थी सो कभी कभी अपने अकेलेपन से उकता जाती। बाबा सुबह के गए शाम को लौटते और वो भी यूनिवर्सिटी से आकर अम्मी की हेल्प करने की कोशिश करती थी। ऐसे में पड़ोस का घर आबाद हुआ तो उसकी तन्हाई किसी हद तक खुशगवार हो करने लगी। अगले रोज़ आयशा यूनिवर्सिटी से रूबा के साथ बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। रूबा उसकी कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी फेलो थी। उसकी वाहिद दोस्त। सुबह तो बाबा उसे ड्रॉप कर जाते थे मगर वापसी उसकी रूबा के साथ ही होती। वो उसी के एरिया में दूसरे ब्लॉक में रहती थी। वो मुसलसल रूबा से नए पड़ोसी की बातें कर रही थी। तभी एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए उसे वो चारों नजर आ गए जो एक ही बाइक पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे। रूबा, ये वही लड़के हैं, उसने ज़रा परे होकर सरगोशी की। यानी कि तुम्हारे नए पड़ोसी। रूबा का लहजा हैरान कुन था। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिक्र तो कर रहे थे कल अपनी लड़ाई में कि एनईडी के स्टूडेंट है। दिलचस्प। रूबा को भी इनमें दिलचस्पी महसूस हुई जो बीच सड़क को फरामोश करके गुफ्तगू शनीद कर रहे थे। राहिब कमीने, तुझे बाइक को आज ही हॉस्पिटल भेजना था। सादैन बनाया हुआ था। यहाँ आते हुए दादाजी ने सिर्फ 2 बाइक ले जाने की परमिशन दी थी। कल राहिब एरिया का सर्वे करने निकला तो उसकी बाइक ठोक दी थी। यकीनन किसी लड़की को देख रहा होगा, एहतजाज ने कहा था। और बाइक बीमार होकर हॉस्पिटल को सुधार चुकी थी। नतीजतन वो तीनों जूनियर की बाइक पर सवार होने की सही कर रहे थे। आगे मामा पकड़ लेगा, डबल सवारी मना है, यूनिवर्सिटी से निकलते किसी लड़के ने कहा। जभी तो हम 4 पल सवारी कर रहे हैं। राहिब के जानिब जवाब पर चारों ने कहा लगाया। दफातन जूनियर क्लब भेज के उसकी नज़र ज़रा परे आयशा और रूबा पे पड़ गई थी। उसने यकीनन उसे पहचान लिया था। उसने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ा लिया। जूनियर, स्टार्ट तो कर। ओके, रुक जाओ, मैं पहले बैठ तो जाऊं, आगे को किसको? सादैन ने राहिब के पोस्ट पर धूल जमाते हुए बैठकर उसके शाने थाम लिए। जूनियर ने बाइक को किक लगाई और ये जा वो जा। बेचारा सादैन हक्का बक्का रह गया। वो जो खुद को बैठा हुआ तसव्वुर कर रहा था, बाइक उसके आगे से गुजर गई और वो दोनों पैर सड़क पर जुमाए, दोनों हाथ बाग किए जो उसने राहिब के शाने पर रखे थे। हैरान परेशान खड़ा का खड़ा रह गया और जब सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो उसने पोजीशन बदल कर बाइक के पीछे दौड़ लगा दी। ओए खबीसो, रुको, मुझे तो लेते जाओ, मैं छूट गया हूँ। आयशा और रूबा का हंसते हंसते बुरा हाल था। माय गॉड, ये तो फुल ऑफ इंजॉयमेंट हाथ लगी तेरे। रूबा ने हंसते हुए हंसी काबू करते हुए कहा। बीच सड़क पे वो पागलों की तरह हंस रही थी। हैंडसम तो बिलाशुबा चारों है मगर सामने वाला ज़रा ज़्यादा ही खूबरू है, रूबा कह रही थी और आयशा की नज़रों में वो पारा सिफ्त आंखों वाला घूम गया। घर आई तो दीवार के पार घसर पटर ने एहसास दिलाया वो लोग भी आ चुके हैं। अम्मी को सलाम करके वो ऊपर छत पर बने कमरे की तरफ बढ़ गई जो उसके तसर्रुफ में था। अल्लाह जाने बेचारा सादैन कैसे आया। उसके लबों से बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। उसे शदीद भूख लगी थी। कपड़े चेंज करके नीचे जाने के बजाय उसके दिल में ख्याल आया कि ज़रा झांक कर तो देखे वो लोग क्या कर रहे हैं। अगरचे ये गैर इखलाकी हरकत थी मगर आयशा की नीयत बुरी नहीं थी। ज़रा आगे जाकर वो खड़ी हो गई। हल्की हल्की गर्द की बिछी चादर में सेहन उसके सामने था। आम के पेड़ के नीचे 4 कुर्सियाँ, छोटी सी गोल मेज़ पड़ी थी जिस पर जली, ब्रेड और चाय के गंदे बर्तन पड़े थे। तीनों कमरों में मौजूद थे। उसने ज़रा सा रुख फेर कर देखा। किचन के अंदर राहिब फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था जबकि किचन से ज़रा पड़े नीम का पेड़ था। उसकी नज़रें बेसाख्ता ठटक गईं। ब्लैक जीन्स, ब्लैक बनियान और ब्लैक ही टॉवल गले में डाले, पेड़ की डाल पे शीशा लटकाए जूनियर चेहरे पे शेविंग क्रीम लगा रहा था। वो कुछ इस स्टाइल से खड़ा था कि आयशा को उसका साइड पोस्ट दिख रहा था जबकि शीशा इस स्टाइल से रखा था कि शीशे से वो उसे बआसानी देख सकती थी। राहिम, कम से कम ये सुबह के बर्तन तो उठा लो, यहाँ से हद हो गई। जिन बर्तनों को मक्खी चूंटी चख रही हो अब हम उनमें खाना खाएंगे। एहतजाज को सदमा हुआ। फिलहाल तो लंच का बताओ क्या इंतज़ाम है। जूनियर ने शेविंग किट से शेविंग ब्रश निकाल कर पानी में डुबोया फिर चेहरे पे फेरने लगा। यार ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुकिंग के बारे में सीरियस होना चाहिए। हाँ मुझे पता है तेरे पास ख़वातीन का दस्तरखान है। कमरे से निकलते सादैन ने टुकड़ा लगाया तो ऐसे एहतजाज उसे घूरने लगा। बात तो वाकई सही है। ये रोज़ रोज़ के मुरगन खाने खाकर हम बीमार हो जाएंगे। जिस तरह सारे काम बट गए हैं इस तरह पकाने की भी ये बात कर लेते हैं। आज डिनर सादैन बनाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट जी, लंच मैं और डिनर जूनियर बना लिया करेगा। इस तरह रोज़ चलेगा। राहिब ने कहा तो सब खामोश ही रहे कि बाहर के खाने खाकर वो भी उकता गए थे। फिलहाल मैं अभी के लिए बताओ क्या लाऊं?
सादैन गोया हुआ, चिकन सैंडविच, फिंगर चिप्स, कबाब, फ्राइड चिकन, मीठे में लौकी का हलवा और कलाकंद, और मेरे लिए जिंगर बर्गर। जूनियर ने भी फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरो तुम लोग, मेरा तो जो जी चाहेगा वो लाऊंगा। बाइक माहिर निकालते हुए सादैन धारा, ये शेव करने का कौन सा वक्त है? एतजाज ने नाकदाना निगाहों से उसके अमल को देखा। सुबह तो तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट ठोंसने का इंतजाम करने चला गया था, इसी बाइस अभी कर रहा हूँ। राहिब गंदे बर्तन किचन में ले गया और अभी अंदर से शरब शरब की आवाज़ आ रही थी। गालिबन उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। एहतजाज अंदर कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया। जूनियर ने शीशे को ज़रा सा ऊपर उठाया ताकि थोड़ी के नीचे रेजर चला सके। दफातन उसके हाथ साकित रह गए। शीशे में ब्राउन सूट वाली हसीना को देखकर उसके लब भींच के उसने सूरज से गर्दन मोड़ी और आयशा काफ़ी देर से उसे देख रही थी। उसके एकदम से पलटने पर गड़बड़ा कर पीछे हट गई। उसकी सपाट नज़रों से उस एक पल को खौफ भी महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दरवाज़ा खोलते ही शफीक से बाबा पे नज़र पड़ी तो आयशा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम, आज आपको देर होगी। एक दोस्त की इयादत को चला गया था। फ्रूट के शॉपर बाबा ने उसे थमाए। फलों को से लेकर से फ्रिज में रख कर चाय बनाने लगी। चाय और समोसे लेकर आई तो अम्मी बाबा रोज़मर्रा की बातें कर रहे थे। मामूल की तरह वो भी उनकी बातों में हिस्सा लेने लगी। रोज़ बाबा के आने के बाद बाबा बैंक की, आयशा यूनिवर्सिटी और अम्मी इधर उधर की बातें शेयर करती, जिससे वो सब गायबाना तौर पर सारे किस्से से आगाह हो जाते थे। उनका वक्त भी अच्छा कट जाता और उनके दरमियान मोहब्बत की चादर भी तनी रहती। बाबा के कितने बैंकर कोलीग थे जिन्हें आयशा ने नहीं देखा था, लेकिन उनकी बातें सुन सुनकर उसे लगता कि वो उसे जहाँ कहीं नजर आएंगे वो उन्हें पहचान लेगी। उनके घर दुख सुख मुश्तरका थे और आज के दौर में जो लोग एक ही घर में होते हुए भी अजनबी लगते हैं, उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर एक किला बनाकर ख़ुद को इसमें मुक़य्यद कर लिया है और बाज़ औक़ात इस किले के बाइस वो उलझनों का शिकार नजर आते हैं। इधर उधर की बातें करके बाबा जब नए पड़ोसी का जिक्र ले बैठे तो वो मज़ीद इन्हमाक से सुनने लगी कि आजकल उसकी दिलचस्पी का मरकज़ वही लोग थे। अभी आते हुए मुझे मिले थे चारों लड़के। उन्होंने आगे बढ़कर खुद ही सलाम किया कि अंकल आपको रोज़ देखते हैं। हाल अहवाल पूछने पर पता चला कि उनमें से दो यावर के बेटे हैं। एहतजाज और राहिब नाम बताया था। एक फसी का बेटा है सादैन और तमीर के बेटे का नाम जहानबान जूनियर है। काफ़ी दोस्ती थी मेरी तीनों भाइयों से और इनके लड़के भी माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए तमीज़दार हैं। तमीज़दार और सुलझे हुए, बाबा की बात जारी थी कि अम्मी ने हैरत से इस्तफसार किया। तो ये इतना ऊंचा बोलते हैं कि 10 घरों तक उनकी आवाज़ जाती होगी। इस उम्र में तो सारे ही लड़के खलंडरे होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। बाबा ने फ़ौरन इख्तलाफ किया। बुरे तो वो लड़के हैं जिन्होंने ऊट पटांग नशा के हाथों खुद को बर्बाद कर रखा है। पान, छालियाँ, गुटखा, सिगरेट, देगर नशावर रिफ्रेशमेंट्स ने उनसे सोचने की सलाहियत छीन ली है कि वो खुद मौत को दावत दे रहे हैं। देख तो रही हो इसी के बायस गले, दांतों और मसूरे का कैंसर कैसे आम हो रहा है। अम्मी भी इस बात में सर हिलाने लगी। ये लड़के तो सिर्फ ऊंचा बोलते हैं, खुदा न खास्ता कोई इखलाकी बुराई नहीं है इनमें। आप तो पूरे हमायती हैं इन लड़कों के। अम्मी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। बाबा क्या आप भी ऐसे ही थे? आयशा के सवाल पर बाबा बेसाख्ता कहा लगा बैठे। कुछ वही तो हंसने के दिन थे जब से तुम्हारी अम्माई हंसना भुला दिया इन्होंने। बाबा शोखी से अम्मी को देख रहे थे जो झूठी खफकी से उन्हें घूर रही थी। अहम बात तो रह गई, दोस्त के बेटे और पड़ोसी होने के नाते मैंने कल चारों को चाय पे इनवाइट कर लिया है। अच्छा किया, मैं भी जाने के बारे में सोच रही थी मगर लड़कों का सुनकर जा ही नहीं सकी। अम्मी ने तायद की। देखो तो कितनी खामोशी से तुम नाहक बेचारों के पीछे पड़ी थी। एन उसी वक्त कोई चीज़ ज़ोरदार आवाज़ के साथ गिरी, साथ ही मारो पीटो की आवाज़ के साथ चीखो पुकार का बाजार गर्म हो गया। दीवार के पार आयशा बेसाख्ता हंसती चली गई। बाबा ने अम्मी की तरफ देखा था और ख़ुद भी मुस्कुरा दिए। दीवार के पार रोज़ सुबह वाली हर बोंग मची थी। वो लोग यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे थे। एहतजाज उठ के नहीं दे रहा था, उसके ज़िम्मे ब्रेकफास्ट बनाना था, मगर वो पड़ा सो रहा था। जब वो लोग उसे झंझोड़ कर तंग आ गए तो चीखने चलाने के बजाय सादैन और राहिब ने उसकी टांगे और जूनियर ने उसके बाजू पकड़े और आराम से लाकर धूप भरे फर्श पर छोड़कर खुद तैयार होने चले गए। तपते फर्श ने जब उसकी पीठ जलाई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और खुद को गर्म ज़मीन पर दराज देखकर उसकी सारी नींद हवा हो गई। पीठ अलग जल गई थी। बेचारा बुनियान तक के तकल्लुफ से आज़ाद था। उसने खूब ववेला मचाया मगर फरियादी की सुनवाई हुई नहीं। उल्टा उसे किचन में धकेल दिया गया और जब उसने बॉयल अंडे और आमलेट रखे तो जूनियर ने दिल थाम कर पूछा, जी आमलेट कौन सी नस्ल की मुर्गी के अंडे का है? हर रंगो नस्ल से परे है। एहतजाज ने रिटाई के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले। अंडे पे 2 हरी मिर्च लेटी हुई है और प्याज चहलकदमी कर रही है। मैं नहीं खाऊंगा आमलेट के नाम पे ये मलगूबा, उसने साफ कह दिया। तुम मिर्ची और प्याज बारीक नहीं काट सकते थे। राहिब को भी अंडों का गम लाहक था। बेचारी मुर्गी अगर देख ले कि उसके अंडों के साथ जी ने कितना भयानक इंतकाम लिया है
तो शायद अंडे देने से भी माजरत कर ले। सादेन ने जर्दी बहते बॉयल अंडे को परे किया। उनकी बातों से कता नज़र एहतजाज ब्रेड पे जेली लगाकर ठोंस ठोंस कर खा रहा था, क्योंकि अपने तजर्बे उस पर खुद भारी लग रहे थे। नाचार उन सबको भी खाना पड़ा। आंखों में सजा के ख्वाब तेरे मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर उसे चूमती रहती हूँ। आयशा ने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। उसका इरादा चाय के साथ रिफ्रेशमेंट में सारी चीज़ें खुद बनाने का था। तभी सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाकर बाबा अम्मी को दिया। बाबा बैंक सुधारे तो उसने सफाई सुथराई की मुहिम शुरू की। अम्मी ने हेल्प करना चाहिए तो उन्हें ऊपर अपने कमरे में आराम का मशवरा देकर भेज दिया। रेडियो ऑन था, वो सोफे की डस्टिंग कर रही थी। तभी इस सॉन्ग ने एक पल को उसके चलते हाथ साकित कर दिए। तेरा प्यार मेरे दिल पे जिस दिन से छाया है, तुझे मैंने अपने साथ हमेशा पाया है। तेरा धोखा हो मुझे धड़कन की आवाज़ों पर, तेरा साया देखूं दीवारों दरवाज़ों पर। ये सब कुछ झूठ नहीं है, मैं सच कहती हूँ। लफ्ज़ों की मीठी खट्टी मीठी आंच ने उसके दिल को छुआ। इस घड़ी आयशा जैसे खुद पर मुनकशिफ हो रही थी। आगही और शऊर ने उसके जहन पे हौले हौले दस्तक देना शुरू कर दिया था। फहमो इदराक के खुशनुमा पर्दों से झांक कर चुपके चुपके मुस्कुरा रहे थे। दीवाने दिल पे एक शबीह नक्श हो गई। जहन के दरीचों से बार बार एक अक्स झलक रहा था। वो अपनी जगह मुंजमद हो गई। तो क्या मैं उसे आगे वो खुद ही झिझक गई। उसे खबर थी कि उसकी आवाज़ सुनकर बेखुद हो जाती है। जब कभी उसकी आवाज़ सहन में गूंजती तो वो अपने कमरे की खिड़की के ग्लासेस से नीचे झांक कर उसे देर तक देखती थी, और उसे एहसास भी नहीं होता था कि काले शीशों के पार से कोई उसकी एक एक अदा को जज्ब कर रहा है। और इस घड़ी इन लफ्ज़ों ने जैसे उसे खुद पर हया कर दिया था। कैसी होती है मोहब्बत, हलचल मची रहती है मेरे अरमानों में, तिनके की तरह मैं उठती हूँ तूफ़ानों में। तेरी चाहतों ने बख्शे जो हैं जज्बात मुझे, सोने नहीं देते वो सारी रात मुझे। मैं पल पल इन जज्बात की रो में बहती हूँ। उसकी नज़रें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी। दीवार पार की खामोशी उसे बेकल कर रही थी। कब आएगा वो, कब वो उसकी आवाज़ से समाद को भिगोएगी। रोज़ वो खुद जब घर आती थी तो उसे लगता था वक्त तेज़ी से गुजर गया, और आज जब वो इंतज़ार के कर्ब से गुजर रही थी तो उसे लग रहा था सुइयाँ अपनी जगह साकित है। मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये उसके दिल की बेचैनी थी, जो एक एक पल उसे सदियों जैसा लग रहा था। सुइयाँ अपनी रफ्तार से गर्दिश कर रही थी। गर्दिश में तो उसके जज्बात थे। इन जज्बात में मजलती ख्वाहिश थी जिसने उसे बेकरार कर रखा था, और वो खुद से इस्तफसार कर रही थी। आयशा को यकीन था दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसके दिल के दरवाजे को अबूर कर सके, मगर जहान बान जूनियर ने उसकी सोच की धज्जियाँ बिखेर दी थी। उसके वजूद ने उसे बता दिया था किसी खास बंदे का एहसास बहुत ताकतवर होता है। दीवार के पार शोर गुल का बाजार गर्म हुआ तो उसे ये शोर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर भी एक शोर मोहब्बत ने बर्पा कर रखा था। उसने सारी चीज़ें तैयार कर ली, बस फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई करने को पड़ी थी। बाबा आ गए तो उसने वो काम भी कर डाला। जूनियर तुम बैठे हो अब तक, उठ जाओ। राहिब की आवाज़ आई तो उसका दिल समात बनकर धड़क उठा। वो यकीनन उनके हाँ आने की बात कर रहे थे। मेरा कोई मूड नहीं है जाने का, तुम तीनों चले जाओ। वो लापरवाह सा जवाब था। आयशा कबाब के लिए प्याज काट रही थी। प्याज उसके हाथ से फिसल कर दूर जा गिरी और तेज़ छुरी हथेली को जा लगी। सी के साथ उसने छुरी नीचे रखकर हथेली को दबाया। उन्होंने हम चारों को बुलाया है, बुरा लगेगा सईद अंकल को। कितने प्यार से इनवाइट किया है उन्होंने। असूलन तो हमें खुद उनकी तरफ जाना चाहिए था, बड़े हैं वो हमारे। परसों ताईमी ने फ़ोन किया तो इसरार किया था कि हम उनकी फैमिली से मिलजुल कर रहें। सादेन ने ज़हरा का नाम लिया। जूनियर दुनिया में हर रंग व नस्ल के लोग हैं, सबकी दो आंखें एक नाक और मुंह है, मगर फितरतन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी की परछाई हर चेहरे में तलाश करना कोई अच्छी बात नहीं। ये एहतजाज की आवाज़ थी, अंदाज नासिहाना था। आशिया को हैरानगी होने लगी। ये किस कोड वर्ड में बात कर रहे थे वो लोग। इतनी संजीदा गुफ्तगू तो उसने उनकी कभी नहीं सुनी थी। क्या समझाना चाह रहे हैं सब जूनियर को, मगर चाहने के बावजूद भी उसे उनकी गुफ्तगू समझ नहीं आ रही थी। सब काफ़ी देर तक उसकी खुशामद करते रहे। वो क्यों नहीं आना चाहता हमारे यहाँ। आयशा को ये सवाल बेकल कर रहा था। मैं इनकार नहीं सुनूंगा जूनियर। सादैन तुम इसका सूट भी प्रेस कर दो। राहम ने खासी संजीदगी से कहा। तुम ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ। उसे गुस्सा आ गया। हाँ करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे अजीज़ हो। इससे पहले कि तुम्हारे अंदर मौजूद जहर तुम्हारी रगों को नीला कर दे, नॉर्मल इंसान की तरह जीना सीखो। राहब हन्नूस संजीदा लहबो लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। उसके लब भींच गए। मान जाओ यार। सादैन ने उसका शाना हल्के से प्रेस किया तो लंबी सांस भर के वो ठीक है कहता उठ खड़ा हुआ। 1 घंटे बाद उनके दरवाजे पर डोर बेल बजी थी। आयशा किचन में रही। बाबा ने आगे भरकर दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कोर्स में सलाम किया गया। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ। चारों ही लाइन से अंदर दाखिल हुए। सबसे आखिर में जूनियर था, जो मारे वांदे आया था और जैसे मौका मिलते ही भाग जाने का इरादा रखता हो। चारों ने बाबा से मुसाफा किया। अम्मी ने मुस्कुराकर गर्मजोशी से उन्हें खुशामदीद कहा।
इस वक्त वो लोग जिस कदर संजीदा और मतीन नज़र आ रहे थे, इस पे अम्मी को खुशी हो रही थी, वरना उनकी बातें सुन सुन कर तो वो चारों उन्हें शैतान ही लगते थे। मगर उनके चेहरे से हवेदाश व शराफत और पाकीज़गी ने उन्हें पल भर में बाबा का हमनुमा कर दिया। अम्मी ने आगे बढ़कर बारी बारी सबके सरों पे हाथ फेरा और इस वक्त आयशा को झटका लगा जब जूनियर दानिस्ता तौर पर अम्मी की साइड से निकल गया। अम्मी ने उसके सर पर हाथ नहीं फेरा था। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो आगे से निकल गया है, मगर आयशा की निगाहें जहानबान जूनियर पर ही टिकी थी। वह हैरान रह गई, ऐसा क्यों? थोड़ी ही देर बाद ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो सारी चीज़ों पर तनकीदी नज़र डाल रही थी, मगर उसका जहन जूनियर में अटका हुआ था। उसे अब महसूस हो रहा था उसकी नज़र जब भी उस पर पड़ती थी, उसकी नज़रें सपाट हो जाती थी और इन सपाट नज़रों के उस पार कोई तूफ़ान झांक रहा होता। दर्द का तूफ़ान, गुस्से का, नफ़रत और अदावत का तूफ़ान। ऐसा क्यों था? आयशा मेज़ लगा लोगी या मैं आकर हेल्प करूँ? अम्मी ने आकर उसे सोचो कि गोरख धंधे से निकाला। नहीं, मैं कर लूँगी। अम्मी मुतमिन चली गई। वो चीज़ें मेज़ पर लगाने लगी। केक तो फ्रिज से ले आओ, जो तुमने सुबह ही बना के रखा हुआ है। अम्मी ने मेज़ का तनकीदी नज़रों से जायज़ा लेते हुए कहा तो वो फ्रिज की तरफ बढ़ गई। फ्रूट केक लेकर वापस आई तो सब मेज़ के गिर्द थे। 8 चेयर्स की डाइनिंग मेज़ अनवा इकसाम की चीज़ों से भरी पड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने होले से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, सादैन ने बड़ी मतानत से कहा। उसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। तुम भी बैठ जाओ बेटा। बाबा के कहने पर वो एक चेयर पर बैठ गई। भाई, ये मेरी इकलौती बेटी है आयशा, और आयशा ये राहिब है, ये एहतजाज, ये सादैन और ये जहानबान जूनियर। तीनों ने अपने स्टाइल से विश किया था। ये तमाम चीज़ें मेरी बेटी ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके बनाई हैं। खाकर बताओ कैसी बनी हैं? बाबा बाखलाक मेज़बान की तरह उन्हें एक एक डिश पेश कर रहे थे। ये कुकिंग बिलाशुबा बहुत अच्छी करती हैं। हमने आपकी हाथ की बिरयानी खाई है और एक अरसा बाद इतनी मज़ेदार चीज़ें खाकर लग रहा है हम भी जिंदों में हैं, वरना अपने हाथ के खाने खा कर हमारा खुदकुशी का प्लान बनने लगा था। सादैन की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प थी। बाबा खूब महसूस हो रहे थे। तीनों खाने और बोलने का दोनों ऐसे तरीके से काम कर रहे थे, जबकि वो बराए नाम चीज़ प्लेट में डाले, आंखें झुकाए, मुंह में घुंघनियाँ डाले बैठा था। चाय से फारिग होकर एक बार फिर वो सब ड्राइंग रूम में चले गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबा ने कुशन गोद में रखते हुए सवाल किया। आशा खाली पड़े सोफे पर बैठ गई। पढ़ रहे हैं, एनईडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के हसूल में कोशा हैं हम चारों। जवाब एहतजाज ने दिया। आप क्या कर रही हैं आयशा? कई बार आपको कराची यूनिवर्सिटी साइड पे देखा है। ये राहिब था। बी फार्मेसी कर रही हूँ वहाँ से, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वेरी गुड। अच्छा, फील्ड सेलेक्ट किया है आपने? पर्सनल इंटरेस्ट था या किसी ने फोर्स किया? सादैन भी मुतासिर नजर आ रहा था। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। अम्मी बाबा ने मुझे फ्री हैंड दे रखा है हर मामले में, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि इनका एतमाद मजरूह ना करूं। वो बड़ी सहूलत से गुफ्तगू कर रही थी। इसके जवाब पर जहानबान जूनियर ने शायद पहली बार नज़र उठाकर उसे देखा था जब से आया था। वाइट और पर्पल के खूबसूरत प्रिंटेड शर्ट, वाइट ट्राउज़र में शर्ट से हमरंग दुपट्टा ओढ़े, पाँव पर पाँव चढ़ाए वो बड़े एतमाद से गुफ्तगू में हिस्सा ले रही थी। जूनियर, लगता है बहुत कम बोलते हो। अम्मी ने यूं ही उसकी खामोशी पे कहा। वो चुप रहा तो अम्मी के साथ उसने भी सुबकी महसूस की। जी, बहुत कम बोलता है, राहिब ने गालबन दांत पीस कर जवाब दिया। अब हमें इजाज़त दीजिए। काफ़ी अच्छी गपशप चल रही थी जब वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। आयशा ने तीनों के चेहरे खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ते देखे थे। बाबा ने डिनर पर इसरार भी किया, मगर वो सहूलत से माजरत कर गए। अम्मी ने हस्ब आदत रुखसत करते वक्त एक बार फिर उनके सरों पे हाथ फेरा और एक बार फिर वो आगे से निकल गया था। अब की अम्मी ने उसकी हरकत को महसूस कर लिया, मगर उन्होंने महसूस होने नहीं दिया। आयशा ने एक बार और महसूस किया। वो अम्मी और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अम्मी बाबा उन्हीं के मुतालिक बातें कर रहे थे। वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर बैठ गई ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सके। कहाँ है जूनियर? सबसे पहले राहब की गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। बाइक लेकर निकल गया है, एहतजाज ने सहन में पड़ी चेयर पर बैठते हुए बताया। आयशा ने कमरे को मुकम्मल तारीकी में डिबो रखा था ताकि उन्हें शक न पड़ जाए कि वो इनकी गुफ्तगू सुनने बैठी है। जूनियर के अजीबोगरीब रवैये ने उसे मज़ीद दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। किस कदर बदतहजीबी का सबूत दिया आज उसने। आंटी कितनी मोहब्बत से मिली, मगर उसने हमें जी भर के शर्मिंदा किया। राहिब गज़बनाक लहजे में बोल रहा था। इस बात से कज़ा नज़र कि वो उनकी बातें बगौर सुन रही थी। अम्मी बाबा टीवी खोले बैठे थे। उसने शुक्र अदा किया, वरना उनके कानों तक भी सारी बातें पहुंच जाती। सहन में बैठे तीनों ही उसी के मुतालिक बातें कर रहे थे। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आयशा बैठे बैठे तकने लगी। वो उठने ही वाली थी जब बाइक की आवाज़ पर सादैन ने उठकर दरवाज़ा खोला। वो बाइक अंदर ला रहा था। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट में खासा डैशिंग लग रहा था। सहन में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में आयशा को सारा मंजर बआसानी दिखाई दे रहा था। बाइक खड़ी करके वो उन तक आया। कहाँ गए थे? एहतजाज ने राहिब की तरफ डरते डरते देखा। नज़रों ही नज़रों में उससे कोई इल्तजा भी की, मगर राहिब के तेवर आज किसी इल्तजा को खातिर में ना लाने वाले लग रहे थे। यूं ही आवारा गर्दी करने वो अभी वहीं बराजमान हो गया। आयशा को अब सिर्फ उसके सर के ब्राउन बाल नजर आ रहे थे, पर आवाज़ सुनाई दे रही थी।
कितनी जहालत का सबूत दिया आज तुमने। तुम्हें एहसास है आंटी को कैसा फील हुआ होगा तुम्हारी हरकत पे। उन्होंने हमें प्यार से बुलाया था, अपनायत का सबूत देने के ख्याल से, ना कि उन्हें अपनी बेइज्जती मकसूद थी। राहिब को कम कम ही गुस्सा आता था, मगर बड़ी गज़ब का होता था उसका गुस्सा। मैं तो पहले ही इनकारी था, जाना नहीं चाहता था, तुमने ही फोर्स किया था। मुकाबिल भी 100 ढिठों का ढिठ जूनियर था जो किसी को कम ही खातर मिलाता था। कुछ आके मामूली सा गुस्सा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें फ़ोर्स करके ले गया था, मगर मैंने तुम्हें उनकी बेइज्जती का लाइसेंस नहीं दिया था। राहिब तब ही तो गया उसके जवाब पर। राहिब फॉरगेट दिस टॉपिक, सादैन दबे दबे लहजे में बोला। वाई फॉरगेट दिस टॉपिक, ये क्यों नहीं सुधरता? क्यों अपने अंदर के जहर को नहीं निकाल फेंकता? क्यों नहीं खुद पे रहम करता? क्यों औरत को बहन बेटी नहीं नागन समझता है? नागन ही तो है औरत, जो खुशी और मानो ख्वाहिशों को ढस लेती है। नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए औरत की मौजूदगी। जी चाहता है दुनिया की सारी औरतों को गोली मार दूं, जहन्नम वासिल कर दूं सारी औरतों को। मैं दुनिया की तमाम औरतों से नफरत करता हूँ। गिलास पटक कर वो एक कमरे की तरफ बढ़ गया और धमाके से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तीनों मुतफक्कर अंदाज में बंद दरवाजे को देखते रहे। आयशा की टांगें बैठे बैठे लड़सने लगीं। उसके लहजे की सफाकी, बेरहमी, नफरत में शराबोर अल्फाज उसकी समात में गूंजे तो वो बेड पर गिर गई। इतनी नफरत, इतनी नापसंदीदगी, इतनी नागवारी, इतनी कराहियत, मगर क्यों? सारा कमरा पल भर में तलपट हो चुका था। हर शय बिखर गई थी, गुलदानों के फूल मसल गए थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी हलूल कर गई, और ये उदासी अपने अंदर तूफान छुपाए बैठी थी। तूफान गुजर गया, हर चीज़ तहस नहस करके। वो दोनों हाथों से कनपट्टी को दबाए बेड पर बैठा था। मुझे ब्रेन हेमरेज क्यों नहीं हो जाता? मेरी शरेआन फट क्यों नहीं जाती? मेरा दिल बंद क्यों नहीं हो जाता? वह अज़ियत के पल से गुजर रहा था। काफ़ी देर तक तीनों ने दरवाजे पर दस्तक दी थी, और जब उसने हमेशा की तरह दरवाज़ा नहीं खोला तो वो लोग थक कर अपने अपने कमरों को चले गए। जानते थे ये दरवाज़ा अब सुबह ही खुलेगा। वही जूनियर जो सारा दिन कह के लगाता था, और वही दर्द से तड़प रहा था। अंदर पनपते नासूर पे एक बार फिर चोट लगी थी। रुखसारों पे बहने के बजाय उसके आंसू अंदर गिर रहे थे, और हर गिरता कतरा उसकी आंखों को सुर्ख करता जा रहा था। दादाजी के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़े यावर, फिर 2 बेटियां सिद्रा और फरीदा, फिर फसीह, और सबसे छोटे तैमूर रज़ा थे। दोनों बेटियां कम उम्र में ही ब्याह कर ससुराल चली गईं। सिद्रा चचा के घर तो फरीदा ताया के घर रुखसत हुई थी। यावर और फसीह का मिजाज दादा पर गया था। उन्हें खेती बाड़ी मिरास में मिली थी। यावर और फसीह ने मिडल तक तालीम हासिल की और दादाजी का हाथ बटाने लगे। उन्हें अपने सारे ही बच्चों से प्यार था, मगर उनकी जान छोटे तैमूर रज़ा में कैद थी। तैमूर की पैदाइश पे दादी जान की ज़िंदगी ही थी जो वो बच गई, वरना उनकी ज़िंदगी कोई उम्मीद नहीं रही थी। बवसले खुदा दादी और तैमूर रज़ा खैरियत से रहे। फिर मज़ीद बचा उनकी आगोश में नहीं आया तो तैमूर उन्हें और ज़्यादा अजीज़ हो गए। सबको ही उनसे बेपनाह मोहब्बत थी, और इसी मोहब्बत ने से उन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। ज़िद, सरकशी, जज्बातीपन और उनकी शख्सियत का खासा था। जब से उन्होंने होश संभाला था, हर रीत रिवाज को तोड़ते आए थे। दोनों बेटों को की तरह वो जब तैमूर ने भी मिडिल पास कर लिया तो दादाजी की ख्वाहिश थी वो भी भाइयों का हाथ बटाएं, मगर उसने इनकार कर दिया और साथ ही फरमाइश भी कर दी कि उन्हें शहर जाकर पढ़ना है। अजीज़ बेटे की बात दादाजी ने मान ली। उन्हें दादाजी ने समझाया, मगर उनकी एक न चली, और वो ना चाहते हुए भी इजाज़त देने पर मजबूर हो गए। बेटे की जुदाई दोनों पे ही भारी थी, मगर उन्हें यकीन था कुछ भी हो जाए वो लौट कर उन्हीं के पास आएंगे। मगर तैमूर कितने हट धर्म हो गए थे, इसका अंदाज़ा दादाजी को इस वक्त हुआ जब एफएससी शानदार नंबरों से पास करके तैमूर ने आर्मी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। दादाजी के पुरखों में से आज तक कोई खेती बाड़ी से नहीं हटा था, और तैमूर पहले शख्स थे जिन्होंने इस रवायत को तोड़ने की ठान ली थी। दादाजी ने लाख आंसू बहाए, बहनों ने मिन्नत की, मगर उनकी हरदर्मी अपनी जगह मुसल्लम थी। आर्मी उनका ख्वाब जुनून था जिसे वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते थे। मगर इस बार दादाजी भी अड़ गए। नतीजतन तैमूर ने अपनी मनमाने के लिए खुदकुशी की भी कोशिश की, और यही सब हार गए। तैमूर लेफ्टिनेंट बनकर आए तो इसी साल यावर और फसी की शादी हो गई। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। वो जब कभी छुट्टियों पर आते, दादी जी बहनें उनकी शादी की बात लेकर बैठ जाती, मगर उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था वो गैर ख़ानदान में और अपनी पसंद से शादी करेंगे। सबको मानते ही बनी कि इख्तिलाफ का कोई फ़ायदा नहीं था। गांव की ज़मीन रफ्ता रफ्ता से मथोड़ का शिकार होने लगी तो दादाजी का दिल खेती बाड़ी से उठ गया। उन्होंने बेटों के फोर्स करने पर सारी ज़मीन बेच दी, और यावर फसी ने लेदर का बिज़नेस शुरू कर दिया। किस्मत मेहरबान थी जो उनका बिज़नेस चल निकला। फिर सब गांव छोड़कर कराची शिफ्ट हो गए। तैमूर रज़ा इन दिनों ने कैप्टन के रैंक पे फाइज हुए थे जब दुश्मन ने धोखे से उनके चौके पर हमला कर दिया। उनके साथी और उन्होंने बड़ी जवान मर्दी से उनके हमले का सर कुचलकर दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। दौरान अटैक तैमूर रज़ा घायल हो गए। वो सीएमएच बाजू की ड्रेसिंग करवाने आए। उनका इतफाक कम ही होता था सीएमएच चक्कर लगाने का। रात के पिछले पहर जब सहर अंगराई ले रही थी,
उस वक्त डॉक्टर ज़बूर ही मौजूद थी और राउंड पे निकली हुई थी। वो काफ़ी देर से बैठे थे मगर डॉक्टर ज़बूर की आमद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। मारे झुठलाहट के उनका बुरा हाल था। मसीहा की मसीहाई तक ये बहता खून कहीं मेरी जान ही न ले ले। लीजिए जनाब, आपकी मसीहा हाजिर है। उनकी पूछ से डॉक्टर ज़बूर अंदर दाखिल हुई। तैमूर रज़ा की बुरबराहट पे बेसाख्ता टुकड़ा लगाया। तैमूर रज़ा बेसाख्ता उठ खड़े हुए, यूनिफॉर्म में वाइट ओवरऑल पहने नहायत हसीन और जमील डॉक्टर ज़बूर मुस्कुराती नज़रों से उन्हें देख रही थी। ज़्यादा टूट फूट तो नहीं हुई कैप्टन? बड़े ही एहतमाद से वो गुफ्तगू कर रही थी। फिर उन्होंने आज तीन ऊपर करने का इशारा किया। तैमूर ड्रेसिंग करवा कर निकले तो डॉक्टर ज़बूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। खुद तैमूर रज़ा की पर्सनैलिटी गज़ब की थी मगर जब उन्होंने ज़बूर को प्रपोज़ किया तो उन्होंने दूसरे ही सेकंड में इनकार कर दिया। मगर तैमूर पीछे न हटे। ज़बूर ने उन्हें इस हरकत से बाज रखने की मकदूर भर कोशिश की मगर वो नहीं जानती थी तैमूर ज़िद और सरकशी में अपना सानी नहीं रखते। ज़बूर के इनकार को खातर में न लाकर उन्होंने दादाजी और दादी जी को उनके घर भेज दिया। ज़बूर के घर वालों ने हाँ कर दी। ज़बूर को अपने माँ बाप की बात माननी पड़ी और यूँ तैमूर रज़ा के ज़बूर के नाम जुमला हकूक अपने नाम लिखवा लिए। छुट्टियों के बाद दोनों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। दादाजी दादी जी के साथ ज़बूर ने कम ही वक्त गुजारा था। छुट्टी में वह तैमूर के साथ उनसे मिलने आई थी। दादी जी को ज़बूर बहुत पसंद थी। उनमें शहरी लड़कियों जैसा नखरा नहीं था, ना ही वो डॉक्टर नज़र आती थी। उनका अंदाज अल्लड़ दोशीज़ा से कम हरगिज़ नहीं था। साल भर बाद उनके यहाँ जहानबान जूनियर की पैदाइश हुई। घर में दिए जलाए गए। दादी जी ने गरीबों को खाना कपड़ा तकसीम किया। फिजा रंगों से नहा गई। तैमूर की तरह जहानबान जूनियर भी सबकी आंख का तारा था। जब जूनियर 2 साल का हुआ तो तैमूर ने ज़बूर को तलाक दे दी। जिसने सुना हक्का बक्का रह गया। सबके इस्तफसार पर तैमूर ने बताया ज़बूर का चाल चलन ठीक नहीं था। उसका कज़न सरवर आर्मी में लेफ्टिनेंट है जिससे ज़बूर के शादी से पहले ताल्लुकात थे मगर वो शादी बिना रहते रहे कि ज़बूर उनकी पसंद थी। लेकिन जब उन्होंने ज़बूर को सरवर के साथ अपने ही घर में काबिल एतराज़ हुलिये में देखा तो उसी वक्त तलाक दे दी। दादी को चुप लग गई थी। उन्होंने ज़बूर के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। उनका दिल किसी सूरत गवारा नहीं कर रहा था कि वह ज़बूर को ऐसे आईने में देखें जिसकी तस्वीर कशी तैमूर कर रहे थे। फिर उन्होंने बेटे को देखा था। उस बेटे को जिसे सबसे ज़्यादा जानती थी। भले वो इससे दूर रहते थे मगर वो उनकी रग रग से वाकिफ़ थे। बात वो नहीं थी जो तैमूर ने बताई बल्कि शायद कुछ और ही थी। लेकिन क्या? दादी जी ने नज़रें फेर ली। फिर सब ने बहुत समझाया मगर तैमूर को शादी पर राज़ी न कर सके। जहानबान जूनियर दादी जी ताई चची के ज़ेरे साया परवान चढ़ा था। घर में सब ठीक थे मगर दोनों पुप्पो से ऐसी नज़रों से देखती जैसे वो गलाजत का ढेर हो। होश संभालने पर पुप्पियों ने बाशिगाफ अल्फाज में उसकी माँ के करतूत उसके गोश गुजार कर दिए थे। हर दम उसकी माँ की किरदार कशी करती थी। जब वो ज़रा और बड़ा हुआ तो तैमूर के आगे तनकर पूछने लगा, डैड, क्या मेरी पैदाइश पर भी मेरी माँ ने अपनी गलत हरकतों से तौबा नहीं की थी? उसने बीवी ना सही माँ बनकर भी वफा की कोशिश नहीं की। उसका लहजा जाहिर कर रहा था वो ज़ब्त गुस्से की आखिरी हद तक पहुँच चुका है और तैमूर के अल्फाज से वो माँ को बुलंदी या पस्ती पर ला खड़ा करेगा। नहीं बेटा, मैंने अपनी से पूरी कोशिश की कि वो तुम्हारी ही खातिर सुधर जाए मगर वो ना मानी। मैंने तुम्हारा वास्ता दिया मगर तुम उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे क्योंकि तुम मेरी ख्वाहिश पर इस दुनिया में आए हो। मैंने फिर भी निभाने की कोशिश की ताकि तुम पर माँ की दूरी का असर न पड़े। तलाक उसकी आरजू बन गई थी सो मैंने दे दी। मैंने उसे ऑफ़र भी की कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। वो माँ है मगर वो तुम्हें मेरी गोद में फेंक कर ये कहती हुई चली गई कि मेरा तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं उम्र भर तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहती। तैमूर कह रहे थे और जहानबान जूनियर की कनपटियों में गुस्सा ठोकरे मार रहा था। जिसम खून की बजाय जहर दौड़ने लगा। माँ, जो आला और रफा रिश्ता है वो उसके लिए गाली बन गया था। एक पाकीज़ा रिश्ता उसके दिल का घाव बन गया था जो हल पर रिश्ता था। इस घाव की तकलीफ उससे उठती टीसें उसे खून के आंसू रुलाती। बुफिया के सलूक ने उसे उनसे भी बरगश्ता कर दिया। वो जब बच्चों को अपनी माँ से लिपटते देखता तो उसका दिल इस ख्याल में डूब मरने को चाहता कि उसकी माँ किसी और की तन्हाई दूर कर रही होगी। माँ का रिश्ता उसके लिए नासूर बन गया। उसे बेइंतहा नफरत थी अपनी माँ से जिसने वफा और मोहब्बत की धज्जियाँ बिखेर दी थी, जिसने एक गैर शख्स के लिए शोहर और बच्चे को छोड़ दिया। नई नस्ल जवान हुई तो बहुत से नए असूल बने जिनमें लड़कों और लड़कियों के लिए तालीम को तैमूर रज़ा ने ज़रूरी बना दिया। गांव में दादी जी के मेके की शादी थी। सभी इनवाइट थे। जहानबान जूनियर, एहतजाज, राहिब और सादैन इन दिनों नए कॉलेज में दाखिल हुए थे और सबके साथ शादी में शरीक हो गए। कुलसूम दादी की दूर की नवासी लगती थी। उसने जब जहानबान जूनियर को देखा तो दिल हार बैठी थी तो वो अनपढ़ और गंवार लेकिन बला की बेबाक। मेहंदी के दिन उसने जूनियर के सामने जाकर फराटे से इजहार मोहब्बत कर दिया। वो तो एक पल को चुप रह गया। फिर उसे गज़ब का गुस्सा आया
उसने कुलसूम को झाड़ कर रख दिया। कुलसूम से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न हुई। अगले ही पल उसने चीख चीख कर सबको बुला लिया और सबके जमा होने पर रो रो कर कहा कि जूनियर ने उससे ज्यादती की कोशिश की है। दादी जी समेत सभी जानते थे कि जूनियर ने औरतों से किस कदर बेदेखता है। सब उसकी पारसाई पर बोल रहे थे और वो साकित रह गया। उसकी नज़र में औरत के लिए अच्छे ख्याल की रमक भी रह गई थी तो वो कुलसूम ने निकाल दी थी। वो सिनफे नाजुक से ऐसे बिदकता था जैसे जानवर पत्थर से। दिन ब दिन वो मजीद बरगिश्ता हुए जा रहा था। उसे हर औरत ज़बूर और कुलसूम लगती। दादी जी ने उसकी ब्रेन माशिंग की मकदूर भर कोशिश की मगर माँ की बेवफाई ने कोई गुंजाइश न छोड़ी थी। उसके मासूम दिलो दिमाग से जो बात चिपक गई थी उसने नफरत का आतिशतान भड़का डाला था। और अब जब घर में गजाली की शादी 2 माह बाद होने वाली थी तो गांव और दूर दराज के रिश्तेदारों से घर भर गया। ख़वातीन और लड़कियों की बहुतात और प्राइवेसी ना देखकर उसने दादाजी से हॉस्टल में दाखिल होने की बात की। दादाजी जानते थे एग्ज़ाम की तैयारी तो सिर्फ बहाना है। असल में वो तो औरतों से भाग रहा था मगर उन्होंने हॉस्टल में रहने की इजाज़त ना दी। उन्होंने अपने पुराने घर की चाबी दे दी जहाँ वो गाँव छोड़ने के बाद शिफ्ट हुए थे और जो अरसे से बंद था। दादाजी अगर उसे सहरा में भी रहने को कहते तो औरतों से बचने को वो उस पर भी तैयार हो जाता। जब उसने रखते सफ़र बांध लिया तो उसके हम प्याला और हम नवाला हमजाद कैसे अकेले रह सकते थे। सो आजकल वो पुराने घर में रौनक बखेर रहे थे और आयशा की तन्हाई को खुशगवार कर रहे थे। सुबह के 10 बजे जाकर कहीं उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। तीनों ने बेसाख्ता उसकी सूरत देखी थी जिसे याद था रात कर्ब का बादल खूब गरजा था। दर्द की बारिश ज़ोर शोर से बरसी थी। आंखों की सुर्खी बता रही थी कि नफरत का तूफान बड़ी तेज़ी से हस्ती पर छा गया था। रात की बसगी के बाद 22 को यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। अभी वो तीनों खामोशी से पेड़ के नीचे कुर्सियों पर बैठे थे। वो भी सहन में उनके साथ विराजमान हो गया। चाय मिलेगी यारो, उसने थके थके लहजे में कहा। सादैन फ़ौरन किचन की सिमत दौड़ा। चाय तैयार थी, वो सबके लिए ले आया। जूनियर ने मग उठा लिया। वो तीनों अपनी अपनी जगह खामोश जैसे शर्मसार थे। इतने खामोश क्यों हो तुम लोग? अंदर के शोर से घबरा कर उसने इस्तफसार किया। आई एम सॉरी जूनियर, रात मैंने कुछ ज़्यादा ही कह डाला। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। राहिब कैसी बातें करते हो यार, हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के दुख सुख से आगाह हैं। हम कज़न्स हैं मगर बेस्ट फ्रेंड भी तो हैं। इसी बायस हम में से किसी को आज तक बाहर दोस्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आई एम सो सॉरी, रात में अभी कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो गया था। जूनियर ने राहब का हाथ थाम कर दबाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सादैन और एहतजाज ने बावाज़े बुलंद कहा तो सब मुस्कुरा दिए। अब लग रहा है कि ये घर है, वरना सुबह से तो सन्नाटे हुला रहे थे। मौसम तो देखो कितना अच्छा हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है। लगता है आज बादल बारिश ला रहे हैं। बारिश की खुशी में आज तुम सबको अपने हाथ के पकोड़े खिलाऊंगा। तीनों ने शोर मचा डाला कि अजली कामचोर जूनियर खुदाफर कर रहा था। अभी पकोड़ों के लिए पैन निकाला जा रहा था जब बारिश जोरों पर होने लगी। पकोड़े छोड़ छाड़ सब शहर में निकलकर बारिश में भीगने लगे। इन तीनों ने सादैन को उठाकर बास्केटबॉल की तरह हवा में उछाला था। बेचारे को अच्छी खासी चोट लगी थी। सब उससे चोट की बाबत इस्तफसार कर रहे थे। वो रूठ गया था और वो सब उसके गिर्द भंगड़ा डाले गा रहे थे। आज आयशा भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। दीवार पार की खामोशी उसका दिल धड़का रही थी। मगर अब फिर सब ठीक हो गया। काफ़ी देर बाद जूनियर पकोड़ों पर तबाज़माई कर रहा था। ये पकोड़ों को क्या खसरा हो गया है जो स्प्रे हो रहे हैं। बेसन पतला हो जाने की बाइस पकोड़े अपनी शक्ल से महरूम हो गए थे। ये स्पेशल पकोड़े हैं, जूनियर ने ढटाई से कहा। और फिर कुछ ही देर बाद एक दूसरे पर स्पेशल पकोड़े बारिश की तरह बसाए जा रहे थे। यूनिवर्सिटी से क्लासेस ऑफ हो गई थी। आजकल वो सब संजीदगी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। अभी थोड़ी देर आराम की गर्ज से लेटे ही थे जब बेल पर चौंक उठे। ये इस वक्त कौन आ गया? देखना जी, पहले दरवाजे को देखा हूँ, फिर आकर तुम सबको देखता हूँ। वो धमकाता चला गया। जब वापस आया तो बड़ा शरीफ नज़र आ रहा था। इन सब की नज़र जब एहतजाज के साथ खड़े बंदे पर पड़ी तो वो सब झटके से सीधे उठ खड़े हुए। अस्सलामुअलैकुम, कोर्स में सलाम किया गया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम लोग? जूनियर तैमूर रज़ा के गले लग गया। आप क्यों आए डैड? डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है, हमें बुलवा लिया होता। सादात ने जल्दी से सहन में पड़ी चेयर पेश की। तैमूर कर्नल के ओहदे पर थे जब साल भर पहले उन्हें दिल का आर्जा लाहक हो गया और आजकल रिटायर्ड थे। तुम तो आकर भूल ही गए बीमार डैड को। कल कई बार तुम्हारे मोबाइल पर ट्राई भी किया मगर ऑफ था, इसलिए खुद चला आया। तैमूर ने जानिसार नज़रों से बेटे को देखा जो उनके घुटने थामे कदमों तले बैठा था। जहानबान जूनियर को भी बाप से इश्क था। माँ की बेवफाई का सुनकर तैमूर रज़ा उसकी नज़रों में हीरो बन गए थे जिन्होंने बीवी से वफा का सबूत इस तरह बरकरार रखा कि दूसरी शादी नहीं की। उसका बस चलता तो बाप को पलकों पर बिठा लेता। ये घर की हालत क्या बना रखी है तुम लोगों ने? खाने के गंदे बर्तन तक यहाँ हैं। तैमूर अब इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। फौज में डिसिप्लिन से भरी जिंदगी गुजारी थी और अब ये बेतरतीबी उन्हें नागवार गुजर रही थी। उठा रहा हूँ चाचू, सादैन हिकलाकर बर्तन उठाने लगा।
बाकी दोनों भी दम साधे खड़े थे। तैमूर चूँकि शुरू ही से मेस में रहते थे और कभी कभी ही घर आते तो बच्चे उनसे फ्री ना हो सके। फिर उनका अंदाज भी ज़रा हटकर होता था, गुस्से के भी तेज़ थे। इसलिए बच्चे अगर दादाजी यावर और फंसी की नहीं मानते तो फिर सबको तैमूर के नाम का ड्रावा काफ़ी होता था। सब उनसे डरते भी बहुत थे। तैमूर को रूबरू देखकर सब इंसानियत की जोन में नजर आ रहे थे। यहाँ कोई सईद साहब रहते थे। तैमूर की नज़रें दीवार के पार घर की तरफ थी। अब भी यही हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। पीर को हमें चाय पे इनवाइट किया था उन्होंने, आपका पूछ रहे थे। राहिब ने बुर्दबारी से जवाब दिया, कम ही मिले हैं हम, मैं तो ड्यूटी के बायस कम ही आता था, मगर अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। मैं जा रहा हूँ मिलने, चलोगे तुम लोग? उन्होंने उठते हुए कहा। आप हो आइए। एहतजाज की मदानत देखने से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी मत मारी गई थी जो वो तैमूर के साथ जाकर भीगे बिल्ले बनकर बैठे अपना इमेज खराब करते। जूनियर तुम मेरे साथ चलो, मैं वापस आऊँ तब तक घर की हालत संवर जानी चाहिए। मैं आकर एक एक चीज़ चेक करूँगा। माँ जी ने मुझे तुम लोगों की सहूलत के लिए मुलाजिम साथ ले जाने को कहा, मगर मुझे मुलाजिमों पर तकिया करने वाले लोगों से चिढ़ है, इसलिए साथ न लाया। दिल पर गम का पहाड़ गिरते महसूस करके तीनों ने मरते क्या न करते के मुस्ताक शदोमत से सर हिलाया। जूनियर ने बेसाख्ता मुस्कुराहट लब दबा कर रोकी और सर झुका दिया। बादल नखास्ता तैमूर के पीछे चल रहा था, जबकि पीछे से सबने उसे घूंसे और झाड़ू दिखाई थी। बेचारों को सफाई जो करनी थी। बेल बजाने पर आयशा ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब आदत उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सही साहब तशरीफ़ रखते हैं। वह इस्तफसार कर रहे थे। आयशा की जुगनू भरी नज़रें पीछे मौजूद जूनियर पर पड़ी तो उसने बिना किसी इस्तफसार के उन्हें अंदर आने की दावत दी। तशरीफ़ लाइए। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर वो बाबा को इतला देने चली गई। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम में खुशगवार बातों की आवाज़ें आने लगी। आयशा को बातों ही से खबर हुई कि वह जूनियर के वालिद हैं। चाय पुर्तगल फ्रेशमेंट के साथ सलीके से पेश करके वो भी वहीं बैठ गई। तैमूर ने उसे भी बड़ी अपनाइयत से गुफ्तगू की थी। उनकी आंखों में पसंदीदगी के रंग गहरे थे। जूनियर पहले ही की तरह लाताल्लुक बैठा था। कभी नहीं, अल्लाह करे तुझे मौत ना आए, और देखना जब तू मरेगा तो ईंट जाएगा। ये सादैन की आवाज़ थी। वो राहिब को उसकी मौत के मुतलिक पेशन गोई कर रहा था। ड्राइंग रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। अम्मी बाबा तो उनकी आवाज़ के आदी हो गए थे, मगर तैमूर हैरत ज़दा बैठे थे। उसी दम एहतजाज की आवाज़ें। हाय, ये चाचू ने क्या किया? अपने होनहार अज़ली कामचोर सबूत को साथ ले गए। यारों कोई मुझे बतलाओ कि मैं पहले जमादार के फ़राइज़ अंजाम दूँ या भंगी बनकर बाथरूम की सफाई करूँ। ए अल्लाह, तू तो देख रहा है ना हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। तू कुछ ऐसा कर कि जूनियर का बच्चा वहाँ जो भी खाए भी हो उसे हजम ना हो। जूनियर ने बेसाख्ता पहलू बदला। अपने पॉलिश नेल्स को देखते आयशा के लबों पर महजूज कुन मुस्कुराहट देखकर जहानबान जूनियर को खिफत के साथ एहसास हुआ वो यकीनन रोज़ से अव्वल से उनकी गुफ्तगू सुनती रही है। बोलते वक्त तो उसे खुद एहसास नहीं होता था, मगर दीवार पार से आती आवाज़ उसे किस कदर शर्मसार कर गई। जूनियर, क्या तुम लोग इस कदर तेज़ बोलते हो? तैमूर इस्तफसार कर रहे थे और इसी वक्त मारो पीटो की आवाज़ के साथ यकीनन किसी एक की धुनाई हो रही थी। बेचारा मुजरिम बचाओ बचाओ के नारे बुलंद कर रहा था। वो उन्हें दिल में गालियां देने लगा। बच्चे हैं अभी। बाबा ने उन्हें दूसरी बातों में लगा लिया। चाय के बाद वो काफ़ी देर बैठे रहे। उस दिन से सब ने अपनी आवाज़ को काबू में करने की पूरी कोशिश की। तैमूर के चले जाने के बाद जब जूनियर इन तीनों से कह रहा था, कमीनों, तुम लोग आहिस्ता नहीं बोल सकते थे, तुम लोगों की सारी आवाज़ें ड्राइंग रूम तक आ रही थी। हाय नहीं, ये एहतजाज था। अगरचे वो आवाज़ दबाकर बोल रहे थे, मगर वही मिसल के चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। तो ये बातें भी आयशा ने बगौर सुनी थी। उसे अगले दिन जूनियर और सादैन बाहर से आए तो सादैन मुसलसल हंस रहा था। अपने बेडरूम में मौजूद आयशा खिड़की के मज़ीद करीब हुई। सादैन सारा किस्सा इन दोनों को गोश गुजार कर रहा था। सादैन ने किस्सा कुछ यूँ शुरू किया। हम दोनों आ रहे थे। रास्ते में जो नुक्कड़ पर पहला मकान है वहाँ दरवाजे पर सामान का ढेर पड़ा था। दरवाजे पर अलमारी फंसी हुई थी। अंदर मौजूद साहब ने आवाज़ लगाई कि भाई ज़रा मदद करवा दीजिए। मैं तो हिला नहीं, मगर जूनियर साहब कूद पड़े, ये कहते हुए कि बुरा वक्त हम पर भी गुजर चुका है। मैं खड़ा देखता रहा। बाहर से जूनियर और अंदर से उन साहब ने काफ़ी कोशिश की, मगर अलमारी अपनी जगह फंसी रही। काफ़ी देर बाद वो साहब बाहर निकले और उन्होंने उन्होंने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, यार ये तो बाहर ही नहीं निकल रही। इस पर हमारे जूनियर जीनियस ने मनसूमियत के सारे रिकॉर्ड ताबड़ताड़ तोड़कर कहा, क्या इसे बाहर निकालना था? मैं तो समझ रहा था अंदर करना है। चारों के कह कहे में आयशा की हंसी भी बेसाख्ता थी। मसखरेपन की भी उनके यहाँ कोई हद नहीं। वो महजूज होते हुए सोच रही थी, आए दिन उनके खाने जल जाते और सब चीखों पुकार मचाते। उस दिन राहब खिचड़ी पका रहा था। आम के पेड़ पर कैरियाँ खासी बड़ी बड़ी लगी हुई थी। उनका इरादा खिचड़ी के साथ कैरी की चटनी खाने का था। चटनी का रिस्क लेने के मूड में नहीं था। कैरियों के हसूल के लिए सबने
जूनियर को पेड़ पर चढ़ने को कहा और वो माहिर जिम्नास्टिक की तरह चढ़ भी किया। गर्मी के बायस खिड़की खोलकर आयशा अपने बेड पर बैठी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी नज़रें पेड़ पर चढ़े जहान बान से लिपट गई। मस्टर्ड जीन्स में ब्लैक शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की, वो कैरियां तोड़ तोड़ कर नीचे मौजूद इन तीनों को मार रहा था। एक कैरी सादैन की आंख पर लगी तो उसने दूसरी कैरी से जूनियर का निशाना लिया, मगर वो फुर्ती से दूसरी डाल पकड़कर उसका निशाना खता कर गया। क्या है ये शख्स? उस दिन उसका नफरत भरा लहजा भूलता नहीं, और अब जब हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो लग रहा है इससे ज़्यादा मासूम, इससे ज़्यादा प्यारा शख्स दूसरा कोई नहीं। ये नरम गर्म तासुर, भीगे फुआर जैसा लहजा कितना दिल फरेब जाहिर कर रहा है इसे। वो अपनी ही सोचों में गलता उस पर नज़रें जमाई बैठी थी। नज़रों की तपिश पर नादानिस्ता तौर पर जूनियर की निगाहें खिड़की से होती आयशा से मिल गई। बिना पलके झपके वो यकटक उसे ही देख रही थी। न जाने कैसी दीवानगी थी, कैसा शहर था उसकी आंखों में कि जूनियर चाहते हुए भी अपनी निगाह न छुड़ा सका। दोनों ही यकटक एक दूसरे को देख रहे थे। महर बलब नीचे वो तीनों शोर कर रहे थे, मगर जैसे वो माहौल से कट गए थे। इर्द गिर्द का माहौल जैसे अपना हुस्न खो चुका था। उनकी दुनिया और निगाहों तक महदूद हो गई। लब खामोश थे, मगर निगाहों ही निगाहों में जैसे तुंदो तेज मुकालमे अदा किए जा रहे थे। अनजान और आशना की तकरार चल रही थी। दोनों ने जैसे पलके न झपकने की शर्त बांध ली थी। मैं क्यों हार मानूं, ये क्यों नहीं? जूनियर अपने अंदर हम कलाम था। फासला अगरचा बहुत कम था। वो जिस डाल पर खड़ा था वो खिड़की से बहुत नज़दीक थी। दोनों ही एक दूसरे को बआसानी देख रहे थे। जूनियर या ऊपर से डायरेक्ट आलम बाला को सुधार गए। एतजाज़ ने उसके नज़र न आने पर इस्तफसार किया, मगर वो लब से आयशा की आंखों में आंखें डाले झांक रहा था। आयशा की निगाहों में मोहब्बत बस रही थी तो जूनियर की निगाहों में गुरेज का कब्जा था। उसकी निगाहों में चाहत उल्फत का पैगाम था तो जूनियर की निगाहें नाआशना बन बैठी थी। दोनों ही अपने अपने मोर्चों पर साबित कदमी से डटे हुए थे। आंख की पुतलियों में पानी की चादर तन गई, मगर दोनों ही ने जैसे जुनून का रूप धार लिया। दोनों ही में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। न जाने किस जज्बे पर तने बैठे थे दोनों। या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं वाला मामला उनका था। सादैन, तू जाकर देख जरा, ये जूनियर कहीं अटक गया। राहिब की बात पर इससे पहले सादान अमल करता। डाल के चिड़चिड़ाने की आवाज़ आई। जूनियर ने जिस डाल को पकड़ रखा था वो कमज़ोर थी। उसने मजीद इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। डाल टूटने लगी तो जूनियर का तवाज़न डगमगाया। वो गिरने लगा था जब उसने फुर्ती से दूसरी डाल को थाम लिया, मगर वो भी कमज़ोर साबित हुई। संभल कर, आयशा खिड़की थाम कर नीचे देखते हुए बेसाख्ता कहने से खुद को बाज न रख सकी। तब तक जूनियर संभल चुका था। उसने एक नज़र उसके फिक्रमंद चेहरे को देखा और नीचे उतरने लगा, जबकि वो तीनों भी सर उठाए खिड़की में मौजूद आयशा को मानी खेज नज़रों से देख रहे थे। समझ में आया ये कहाँ अटका हुआ था। सादैन होले से कहने से बाज न आया। जूनियर को सुनाकर अपनी शामत बुलानी थी। आयशा अपनी बेसाख्ता हरकत पर खफीफ हो गई। इस पर से तीनों की नज़रें फिर सबके एग्ज़ाम शुरू हो गए तो उन्हें छेड़छाड़ का मौका कम मिलने लगा। आयशा भी संजीदगी से पेपर्स दे रही थी। जिस दिन उसका लास्ट पेपर था उसी के दूसरे दिन सादैन के साथ जहरा बेटे की शादी का कार्ड लेकर उन्हें इनवाइट करने चली आई। अम्मी और वो बीते दिनों को याद कर रही थीं। इन चारों की आमद ने कब के बिछड़े हुओं को फिर से मिलने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया था। सादैन थोड़ी देर बैठकर चला गया। अम्मी बातें कर रही थी और आयशा लंच की तैयारी कर रही थी। उनके इसरार पर जहरा ने लंच भी किया था। निगत और ज़ुबूर कैसी हैं? ज़ुबूर ने अभी तक CMH ज्वाइन कर रखा है या छोड़ दिया? अम्मी उनकी देवरानियों की बाबत इस्तफसार कर रही थी। निगत तो ठीक है, उसके माशाल्लाह 3 बेटे हैं। हारिस, अहद और सादैन के बाद एक बेटी है मारी। मगर मेरे 3 बेटे हैं। गजाली सब में बड़ा है जिसकी शादी कर रही हूँ। इसके बाद राहब और एहतजाज हैं जिससे तुम मिल चुकी हो। 2 बेटियां भी अल्लाह ने दी हैं। सानो और सवेरा नाम है उनके, जबकि ज़बूर का एक ही बेटा है, जहान बान जूनियर। सबके बच्चों के मतलब तफसील से गोश्त गुजार करते आखिर में जहरा की आवाज़ आहिस्ता हो गई। अम्मी ज़बूर की बाबत इस्तफसार कर रही थी। जहरा ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया जो बातें ख़ानदान भर में गर्दिश करती थी। अम्मी को भी ज़बूर की किरदार कशी के अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़बूर ब्याह कर इसी घर में आई थी जहाँ आजकल चारों का बसेरा था। चंद बार ही अम्मी की सरसरी मगर भरपूर मुलाकात हुई थी ज़बूर से, चूँकि वो ड्यूटी के बायस कम ही आती थी। आखिर में ज़हरा का लहजा मुतासफाना हो गया। माजी और हम सब ने जूनियर से उसकी का माजी छुपाने की अपनी सी कोशिश की, मगर हमारी नंदो सिद्रा और फरीदा ने कभी लिहाज नहीं किया। रही से ही कसर तैमूर ने पूरी कर दी। उसने शुरू ही से उसके मासूम जहन में हर बात बिठा दी। नतीजतन आज वो अपनी माँ का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। दुनिया की सारी औरतों से उसे चिढ़ है, यहाँ तक कि कभी कभी मुझसे और निग्गत से भी परहेज़ करने की कोशिश करता है। बस एक वाहद माजी हैं जिनसे फ्री है। तैमूर की इस हरकत ने उसे सारी औरतों से मुतनफ़र कर दिया है। बहुत बुरा किया है तैमूर ने। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। अम्मी भी बोलने से बाज न रह सकी। अब उन्हें जूनियर पर तरस आ रहा था। एक मासूम बच्चा लग रहा था वो उन्हें, जिससे उसकी मासूमियत छीन ली गई। न जाने उसमें किसका कसूर था।
ज़बूर का, तैमूर का या खुद जूनियर का। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनती आयशा की निगाहों से सारे पर्दे सिरक गए। हालात के डसे और महरूम शख्स के लिए उसने अपने दिल में पहले से कहीं ज़्यादा मोहब्बत का चश्मा उबलता महसूस किया। उन चारों के पेपर्स भी ख़त्म हो गए थे। घर में शादी थी, ढेरों काम करने को पड़े थे। दादाजी ने भी रात को फ़ोन किया। नाचार उन्हें वापसी के लिए रखते सफ़र बांधना पड़ा। आयशा ने उनके जाने की खबर सुनी तो दिल थाम लिया। वो तो भूली बैठी थी, पंछी भले कहीं पे पराव डाले, लौट कर अपने ठिकानों पर ही जाता है। 2 दिन के मेहमान को उसने दिल में जगह दे दी और अब वो रुखसत हो रहे थे तो वो बौखला गई। उनके दरमियान कोई वादे वहीद नहीं हुए, बल्कि इन 2 महीनों की रफाकत में कभी दोनों ने एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा अलावा उन आंखों के टकराने के। उसकी मोहब्बत में कोई हसीन जुमला, कोई खूबसूरत फिक्रा, कोई दिल नवाज बात, दिल को गुदगुदाने वाली शरारत कुछ भी तो नहीं था। मगर आयशा का दिल इस जुदाई पर रो रहा था। वक्त रुखसत वो सब मिलने आए थे। जूनियर सर झुकाए शहर में खड़ा था, जिसे वो तीनों ज़बरदस्ती लाए थे। आंटी, ये आप लोगों की ट्रे। कई बार सोचा कुछ पका कर भेजे, लेकिन हमारा पकाया हुआ खाने के लायक नहीं होता था, इसीलिए आपको इम्तिहान में डालना हमें गवारा ना हुआ। सादा इनकी बात पर अम्मी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, काफ़ी तंग किया हमने आप लोगों को। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं मिस करूँगी आप लोगों को। अम्मी के कपकपाती लफ्ज़ों पर उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर नज़र फेर ली। आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। राहिब ने आगे बढ़कर अम्मी के आगे सर झुका दिया। अम्मी ने तीनों के सरों पर हाथ फेर दिया और जब जूनियर के सर पर हाथ नहीं फेरा तो उसने हैरानी से अम्मी की सूरत देखी। खुश रहो। उसके देखने पर अम्मी ने अपनाइए से उसे दुआब दी। जानते बूझते उसके करीब जाकर उसे अज़ियत देना उन्हें पसंद न आया। उसकी आंखों की नमी ज़ाहिर कर रही थी। वो ममनून हुआ है उनकी इस हरकत पर। आते जाते रहना। अम्मी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई थी। बाइक पर बैठकर जूनियर ने यूं ही सर ऊपर उठाया तो वो छत पर खड़ी उसे ही भगोड़ देख रही थी। कैसी खामोश इल्तिजा थी निगाहों में कि जूनियर की जगह कोई और होता तो उसका दिल ज़रूर पसीज जाता। मगर उसने नज़र भर कर बाइक को किक लगाई और राहिब की बाइक से पहले ये जा वो जा। आयशा के रुखसारों पर आंसू चमकने लगे। आयशा के ख्वाबों ख्यालों के ताकशों में जहानबान जूनियर ब्रश बस गया था। जानती थी वो इस राह का राही नहीं है, मगर फिर भी वो उसके हसूल के चाह में दौड़े चले जा रही थी। दीवार के उस पार एक बार फिर जामद खामोशी छा गई, मगर उनकी शरारतें याद करके अब भी आयशा के लब मुस्कुरा दिए थे। उनकी सारी बातें, सारे मकालमे उसके अंदर उतर गए थे, जिन्हें शऊर की सतह पर लाकर वो खुद ही मुस्कुरा देती थी। वो शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। मायूं मेहंदी में अम्मी और उसका जाने का इरादा था। बाबा ने बारात वलीमा की हामी भर ली थी कि उनके इसरार से बुलाने पर ना जाते तो बड़ी बदअखलाकी का सबूत देते। बाबा उन्हें बड़े से सफ़ेद बंगले के आगे ड्रॉप करके, बंगला बाहर से ही बड़ा शानदार नक्शा पेश कर रहा था। उसके माथे पर निगत विला दर्ज था। बंगले को हुसैन नाम देने वाले को उसने गायबाना खराज तहसीन पेश किया। बड़े खुले दरवाज़ों से दोनों अंदर दाखिल हो गई। अंदर भी ज़बरदस्त लाइटिंग का इंतज़ाम बंगले की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। माशाअल्लाह, इतने बड़े घर के लड़के हैं, मगर नखरा नाम को नहीं है उनमें। अम्मी भी रश्क की कैफियत से लबरेज थी। माई और मेहंदी की रस्म इकट्ठी की जा रही थी। मेहमानों का जमे गफीर नजर आ रहा था। घर वालों की सूरत नज़र नहीं आ रही थी। वो और अम्मी साइड पर खड़ी होगी। हारिस, मम्मी को बोलो, दादी जी इन्हें बुला रही हैं। गजाली को रस्म के लिए बाहर लाया जा रहा है। राहिब ने अचानक आकर एक बंदे से कहा तो वो अंदर की तरफ भड़ गया। आंटी आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। राहिब की नज़र जो ही पड़ी खुश दिली से आगे बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रिफत? बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने की। आओ अंदर चलो। इसी असना में ज़हरा भी इधर निकल आई। गर्म जोशी से अम्मी को गले लगाकर उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और अम्मी को लेकर आगे बढ़ गई। वो खड़ी रह गई तो राहिब ने पूछा, कैसी हो आयशा? उसकी नज़रें बड़ी बेकरारी से किसी को ढूंढ रही थी। ठीक हूँ, उसने ज़रा मगरूर अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। उसके अंदाज पर राहिब मुस्कुरा दिया। किसी को ढूंढ रही हो? वो यकदम सटपटा गई। राहिब, बाइक की चाबी तुम्हारे पास है। आहद को मिठाई के लिए जाना है। उजलत में जूनियर उसकी तरफ दूर से ही बोलता आया था। उसकी नज़र अभी आयशा पर नहीं पड़ी थी। करीब आने पर पड़ी थी उसके ठटकते कदमों और आयशा की आंखों की भरती चमक को। राहिब ने लब दबाकर जब्त किया। क्या कह रहे थे तुम? चाबी, उसने जैसे वो मुश्किल कहा। बड़ी गैर इरादी नज़र पड़ने के बाद उसने दूसरी निगाह न डाली। आयशा इस वक्त येलो शर्ट, ब्लू ट्राउज़र, दुपट्टे के स्टाइलिश सूट में मेकअप किए यकीनन देखने वाले के होश उड़ा रही थी। वो तो मैंने आहत को दे दी। ओके। वो पलटने लगा। जूनियर, आंटी अंदर जा चुकी हैं, तुम आयशा को अंदर छोड़ो। इसे पता नहीं है रस्म कहाँ हो रही है। राहिब फ़ौरन खिसक गया ताकि वो इनकार न कर सके। खामोश करी आयशा को उसने चलने का इशारा किया और राहिब को दिल में गालियों से नवाजने लगा। उसके संग कदम उठाते आयशा ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। मायूं के आम डगर से हटकर उसने शलवार सूट के बजाय ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। उल्टे हाथ की उंगलियों को बारी बारी अंगूठी से दबा रहा था। उसकी हरकत इस तरह को जाहिर कर रही थी। आपके यहाँ मेहमानों से सलाम दुआ का रवाज नहीं है। उसने खुद ही पहल की ताकि झिझक तो दूर हो। अस्सलाम वालेकुम। उसने खासे जले भुने लहजे में उकताए हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। आयशा ने महजूज होते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया तो उसके लब भींच के
क्या कर रही हो आजकल? उसने जवाब नहीं दिया, मगर आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। आप लोगों का घर बहुत खूबसूरत है, स्पेशली कलर्स की विंडोज़ मार्बल बहुत हटकर हैं। आप यहाँ से सीधे जाइए, आगे सीढ़ियाँ आएंगी, सीढ़ियाँ तय करके दाएं साइड मुड़ जाइएगा, आगे जाने वाली सीढ़ियाँ आपको छत पर पहुँचा देंगी। रस्म का इंतज़ाम रखा गया है। जुमला मुकम्मल किया और किसी से मुड़ गया। आयशा खड़ी की खड़ी रह गई। मिस्टर जूनियर, हम भी देखेंगे आपके गुरेज की इंतहा। भाग सकते हो मेरे अंदर पनपती मोहब्बत से, तो भाग कर दिखाओ। वो उसके बताए गए रास्तों की सिम चल पड़ी, उसे यकीन के साथ कि एक दिन वो भी मोहब्बत की राहों में उसके संग कदम रखेगा जिसकी वो हम सफ़र थी। माये की रस्म पर लुत्फ रही। फिर मेहंदी आ गई तो मजीद रंग भर गई। एक दूसरे के चेहरे पर हल्दी मेहंदी से नक्शो निगार बनाए जा रहे थे। निगत ने आयशा का तारुफ भी लड़कियों से करवा दिया। उसे चंद सेकंड लगे थे उनसे दोस्ती करने में। सानो, सवेरा, मारी और इनके ख़ानदान की दिगर लड़कियों के साथ वो इंजॉय कर रही थी। जब लड़की वालों की तरफ से आए लड़कों ने भंगड़ा डाला, अब बारी लड़के वालों की थी। स्टेज पर राहिब एहतजाज सादैन हारिस आहत के साथ जब उसने जूनियर को भी देखा तो सबकी तरह उसे भी हैरत हुई। ये जूनियर भंगड़ा डालने को कैसे तैयार हो गया? ये तो बड़ा बिदकता है इस किस्म के जनाना फंक्शन से। मारी सवेरा से सरगोशी कर रही थी। गजाली भाई ने इसरार किया था इसलिए। सवेरा ने इत्मीनान से जवाब दिया। आयशा के नहमाक मजीद बढ़ गया। वो सब ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट में रंग बिरंगे दुपट्टे डाले पोजीशन संभाल रहे थे। अच्छा चेंज है, उसने खुद से कहा, फिर और भरपूर नज़रों से गले में पड़े रेड दुपट्टे को तनकीदी नज़रों से देखते हुए जूनियर को देखा। सादैन कमीने, खबरदार जो तूने गलतियाँ की, वरना मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। सब दिल खोलकर हमारे स्टेप पर तालियां बजाएंगे। ओके, लेकिन लड़कियों की तरफ नहीं फेंकना। अहमद की सरगोशी पर सादैन ने वो पूरे शौक से खुशी का इजहार किया था। आयशा बेसाख्ता हंस पड़ी। जूनियर ने चौंक कर देखा। लड़कियों के साथ वो स्टेज के ऊपर साइड पर लगे चेयर्स पर विराजमान बेतहाशा हंस रही थी। फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ और वो लोग भंगड़ा डालने लगे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और बिलाखिर चौथे सॉन्ग पे नॉन स्टॉप भंगड़ा डालकर वो लड़की वालों को हार मारने पे मजबूर कर गए। एक्सीलेंट, मार्वलस, आयशा ने बेसाख्ता तारीफ की। उसकी देखा देखी सभी उन्हें सराह रहे थे। जवाबन वो सब और जो खरोश से भंगड़ा डालकर जीत गए थे। आयशा उंगली दादों तले दबाए सुन बैठी थी। उसे अपनी समात पर शुबा हो रहा था कि आया उसने जो सुना वो दुरुस्त है या नहीं। उसकी बेयकीनी अरूज को छू रही थी। यकीन आता भी कैसे, जब दिली ख्वाहिश यूँ एक सेकंड में पूरी हो जाए तो यकीन किस रूह को होता है। दादाजी, दादी जी, जहरा, यावर, फसी, तैमूर उनके घर आए बैठे थे। शादी की तकरीब कभी महीना भर ही हुआ था। अचानक उन सब की आमद उसे हैरान कर गई और इसका उनका तकाजा उसे बेहोश कर रहा था। वो लोग जूनियर के लिए उसका रिश्ता मांगने आए थे। क्या ये जूनियर की ख्वाहिश है? वो मान गया। उसे ऐसे बहुत सारे सवाल उसके जहन में चकरा रहे थे। आयशा, ये लोग अभी जवाब चाह रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? अम्मी उसे इस्तफसार कर रही थी। इस घड़ी वो डबल माइंडेड होगी। ख्वाहिश और दिली आरजू उसके चंद लफ्ज़ों की मोहताज थी, तो आने वाले दिनों का एहसास उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। तुम सोच लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अम्मी उसे तन्हाई फराहम करके चली गईं। बेटी के दिली जज्बात से आगाह थी। वो मुसलसल सोच रही थी। कोई भी फैसला जज्बाती होकर नहीं करना चाहती थी। खुदा न खास्ता कल को पछताना पड़े। फ़ोन की बेल बज रही थी। उसने नागवारी से फ़ोन सेट को देखा, फिर मेहमानों के डिस्टर्ब होने के ख्याल से कॉल रिसीव कर ली। हेलो आयशा, साद ऑनलाइन। मैं राहब बोल रहा हूँ। आयशा, राहब? वो एकदम चौंकी। जी, हमारे बड़े तुम्हें जूनियर के लिए मांगने आए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा तुम आंखें बंद करके हाँ कर दो। जूनियर हमारा है तो मैं तुम्हें बहन से कम अजीज़ नहीं समझता। मैं बस यही कहूँगा आयशा, अगर तुम भी डर कर पीछे हट गई तो शायद जूनियर सदा इन्हीं नफ़रतों के जंगल में भटकता रहे। लेकिन अगर मोहब्बत नफ़रत के मुकाबले आ जाए तो नफ़रत कहाँ तक मोहब्बत की राह रोक सकती है? तुम और तुम्हारी मोहब्बत उसे संवार सकती है। आयशा, राही पुरयकीन लहजे में बोल रहा था। उसके वहम की तस्दीक हो गई कि वो राज़ी नहीं है। बारी बारी सादैन और एहतजाज ने भी उसे याद करने पर इसरार किया था। फिर फ़ोन बंद हो गया। यही बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर उसकी मोहब्बत जूनियर की नफ़रत से हार गई तो क्या वो सह पाएगी ये सब? क्या उसकी मोहब्बत में इतना दम है कि वो उसे संवार सके? जब अम्मी उसका अंदियाँ लेने आई तो उसने हाँ कर दी। आयशा, तुम जानती हो कि अम्मी ने उसे बाज रखने की सही की। किसी न किसी को तो आग में कूदना ही है अम्मी। फिर मैं ही क्यों नहीं? दुआ कीजिएगा मैं अपने मकसद में कामयाब रहूं। मोहब्बत नफ़रत से मगलूब ना हो। अम्मी को बहुत अच्छा लगा था उसका पुरअज़्म चेहरा। यार, आज बहुत थक गया हूँ। वो लॉन में मौजूद इन तीनों के पास आकर बैठ गया। कहाँ थे? राहिब ने समझते हुए इस्तफसार किया। यूं ही हारिस के साथ लॉन्ग ड्राइव पर। मुलाजिम चाय ले आया। उसने खुद चाय बनाकर तीनों को दी और अपना मग उठाकर सिप लिया। बड़ी खामोशी है? उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए पूछा। चाची को छोड़कर तमाम बड़े आयशा के घर गए हैं, एहतजाज ने डरते डरते बताया। वो एकदम चौंक गया। किस सिलसिले में? आयशा को तुम्हारे लिए मांगने। पागल तो नहीं हो गए हो सादैन?
वो झटके से उठ खड़ा हुआ, चेहरा सुर्ख हो गया था, रगें तन गई। एक पल को तो तीनों ही डर गए, फिर मजीद कुछ कहे सुने बगैर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बेचारी आयशा का क्या होगा? मेरा ख्याल है हमने गलती की है उसे फोर्स करके। एहतजाज का मुतासफाना अंदाज उन्होंने खामोशी से देखा। सारा कसूर चाचू का है, उन्हें जूनियर के जहन में जहर नहीं भरना चाहिए था। सैदैन के गुस्से को राहिब ने खामोशी से देखा कि उसे भी खाली 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 रेड स्पार्किंग दिखाई दे रही थी। डैड जैसे आए मुझे इन्फॉर्म करना। मुलाजिम का ऑर्डर देकर वो धार से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। सर, जूनियर साहब ने कहा था अब जैसे आए उन्हें इन्फॉर्म कर दूं, उन्हें बता दूं कि आप आ चुके हैं। तैमूर ने कोट उतार कर अभी रखा ही था जब मुलाजिम ने कहा, मैं उससे 1 घंटे बाद मिलूंगा, पहले मुझे 1 कप कॉफ़ी ला दो, विदाउट शुगर। कल भी तुमने शुगर डाल दिया था। मुलाजिम सर हिलाकर जा चुका था। टाई की नॉट ढीली करते हुए वो रॉकिंग चेयर पर बैठ के वो समझ सकते थे कि इस वक्त जूनियर के अंदर कैसा आतिश विशाप फट रहा होगा, कैसी कंडीशन होगी इसकी। इसलिए उन्होंने राहिब लोगों को कहा था कि उसे मुतला कर दें ताकि जब वो उनसे बात करे तो वो अपनी ही जंग से निढाल होकर अपना दिफा न कर सके। अभी उन्होंने मुलाजिम को यही सोचकर 1 घंटे बाद मिलने का कहा, मगर वो भी उन्हीं का बेटा था, उन्हीं जैसा दिमाग रखता था। 1 घंटे बाद का पैगाम उसने नज़रअंदाज कर दिया और अब उनके रूबरू था। आओ जूनियर, बैठो। सुकून उनके हर अंदाज से याद था। उसने अक्खड़ लहजे में इस्तफसार किया, क्या ये सच है कि आप अभी आयशा के घर से आ रही हैं? हाँ, उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया और एक नज़र बेटे के तपते चेहरे की तरफ डाली। एकदम उन्हें इस पर तरस आने लगा और खुद से नफरत भर गई। दादाजी, दादी, ताई, ताया, चाचू, चाची, अगर कोई भी ये हरकत करता तो मुझे हैरत नहीं होती, लेकिन आप खुद मेरा रिश्ता लेकर गए, मैं हैरत ज़दा हूँ। इसमें हैरत की क्या बात है? हर बाप को बेटे की शादी का अरमान होता है। तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियर भी मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हो। इन फ्यूचर बिजनेस संभालोगे या नई फर्म लॉन्च कर लेना, तुम्हारे लिए तो कोई कबाहत नहीं। माशाल्लाह, शादी की उम्र भी हो गई है। इसलिए मैं आयशा के घर चला गया कि मुझे बहू की कमी महसूस होने लगी थी। उनका अंदाज हनूस ठंडा था, लेकिन शादी के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूँ। मेरी तरफ से इनकार है। अपना फैसला सुनाकर वो पलटने लगा। रुक जाओ जूनियर, तुम जानते हो मेरा बाईपास हो चुका है, तुम्हारी ये हरकत मेरी जान भी ले सकती है। उसने तड़प कर बाप की तरफ देखा। वो बड़ी आस और इल्तिजा से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने ज़िंदगी में अगर किसी को शिद्दत से चाहा था तो वो तैमूर थे। उसे अपने बाप से शदीद मोहब्बत थी। उसकी नज़र में वो हीरो थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो उनके दोनों हाथ थाम कर उनके कदमों तले बैठ गया। आप मुझे शादी को फोर्स कर रहे हैं डैड। इतना कुछ होने के बावजूद भी हर औरत एक जैसी नहीं होती बेटा। औरत जहर है तो तरियाक भी है। तैमूर ने बहुत दिक्कत से ये जुमला मुकम्मल किया। आप मुझे शादी के अलावा जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ये काम मुझसे नहीं होगा। वो बाप को मनाना चाहता था, मगर तैमूर ने भी तहैया कर रखा था उसे राज़ी करके छोड़ेंगे। गुनाह का बोझ उनके सीने पर भारी पड़ने लगा था। हर गुजरता दिन उन्हें खोखला करता जा रहा था। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी शादी है। बूढ़े बाप की बात मान जाओ बेटे, जो कुछ वक्त का मेहमान है। तैमूर की बस पाँव पकड़ने की देर थी। वो जवान बेटे के आगे घिघिया रहे थे। जूनियर में अजीज़ बाप को नामुराद करने की सकत नहीं थी। उसने हाँ कर दी। जूनियर, काश कि मैंने तुम्हें नॉर्मल इंसान रहने दिया होता। मुझे एहसास हो रहा है मैंने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की, मगर सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो नहीं, कोई और भी तो है। उनकी निगाहों में एक शबीर लहरा गई। अपने आंचल से मोहब्बत को बांधे आयशा सईद ने जहान बान जूनियर के नाम की तख्ती अपनी पेशानी से लगा ली। शादी की रस्मों को उसने खूब एंजॉय किया। चोरी चोरी उसने जूनियर को भी देखा, जो दुल्हा बना किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। खुद उस पर भी जो नज़र उठ रही थी वो पलक झपकना भूले जा रही थी। मुँह दिखाई की रस्म के बाद निगत ने कमरा खाली करवाया और अब वो थोड़ी घुटनों पर रखे जूनियर को सोच रही थी, कैसा होगा उसका बिहेव, क्या कहेगा वो। दरवाजे पर दस्तक देकर कोई अंदर आया। वो एकदम से सिमट गई। तभी उसके जरतार आंचल वाले सर पर एक हाथ रखा गया। तैमूर उसके बेड पर बैठ गई। ईजी होकर बैठ जाओ बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो इस्तेफामिया अंदाज में उन्हें देख रही थी। हम बाप बेटे के बीच तुम पुल की सी अहमियत इख्तियार कर चुकी हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसे तुम मेरी बदकिस्मती कह लो कि मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी में जहर खुद घोला। मैं चाहता तो उसकी माँ की ज़िंदगी उससे छुपा सकता था, मगर खैर, मेरा बेटा मोहब्बत को तरसा हुआ है। भले वो ज़बान से ना कहे, मगर मैं जानता हूँ अंदर से वो बहुत महरूम है। माँ से नफरत के बावजूद उसके अंदर से ये कलक नहीं जाता कि उसके हिस्से में आम बच्चों की तरह माँ की मोहब्बत क्यों ना आई। अगरचे उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया, मगर मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे खबर है, मुझे गुमान भी नहीं था मैं उसकी माँ की बेवफाई का बताऊंगा तो वो सारी औरतों से बरगश्ता हो जाएगा। मेरा एहसास गुनाह कम नहीं हो रहा, लेकिन जब उस दिन तुम्हारे घर में मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम्हारी मोहब्बत जूनियर को बदल सकती है, उसे और ज़ात से प्यार करने पे मजबूर कर सकती है। शुरू में तुम्हें मुश्किलात का सामना भी होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है उसे तुम्हारी मोहब्बत जीत लेगी। गर्चे उसने मेरी ज़िंदगी के लिए शादी की है, उसे अपना बनाना अब तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ आयशा,
मेरे जूनियर के दिल से नफरत के एहसास भी मिटा दो। उनका लहजा भीग गया। आयशा ने उनके दोनों हाथ अपने हिनाई हाथों में थाम लिए। मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी, उसने होले से कहा। जीती रहो। तैमूर रजा उसके सर पर हाथ रख कर उठ खड़े हुए। उनकी बातें सुनकर आयशा और पुरज़म होगी। वो नए सिरे से सब प्लान कर रही थी। उसकी मुंतजिर बैठी थी, लेकिन जब फजर की अज़ानें होने लगी तो उसने चौंक कर घड़ी देखी और देखा तो क्या सुबह होगी। ख्यालों की योरिश में उसे एहसास तक न हुआ कि बैठे बैठे सुबह होगी, और वो कमरे में नहीं आया। अगरचे उसे एहसास था कि उसके साथ कोई नॉर्मल दुल्हन वाला मामला नहीं होगा, मगर वो सिरे से उसे इस लायक नहीं समझेगा कि उसकी एक झलक ही देख ले। ये हसीन रूप स्वरूप, ये कजरा घजरा बिंदिया जो उसके लिए सजाया गया था, उनका इतना हक नहीं था कि उन्हें एक निगाह दान कर जाता, बार गए उसमें तहराज तहसीन पेश किया जाता। उसने खुद से कमज़ोर न पड़ने का अहद किया, मगर पहले ही मरहले पर अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर देने पर जैसे वो बिखरने लगी। मगर उसे मोहब्बत की जीत मकसूद थी। खुद को संभाल कर वो गहने उतारने लगी। शावर लेकर उसने काही ग्रीन कलर का लाइट सूट ज़ेब किया। बावुज़ू होकर नमाज फजर को उठ खड़ी हुई। अभी उसने 2 रकत फ़र्ज़ की नीयत ही बांधी थी जब जूनियर दरवाज़ा झटके से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सरसरी नज़र से उसके हालत रुकू के अंदाज को देखा, फिर वार्डरोब की तरफ भड़ गया। वार्डरोब में अपने साथ ज़नाना मलबूसात देखकर उसे कोफ्त का एहसास हुआ। वाइट कुर्ता पजामा लेकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम की हालत ज़ाहिर कर रही थी कुछ देर पहले इसे इस्तेमाल में लाया गया था। झुलाकर उसने टॉवल स्टैंड पर कपड़ों को रखा। सारी रात गेस्ट रूम के सोफे पर बैठे बैठे जिस्म अकड़ गया था। शावर लिया तो नींद में हैरान होने लगी। टॉवल से बालों को रगड़ता वापस आया तो वो भी नमाज अदा कर रही थी। उसके वजूद को सिरे से नज़रअंदाज करके उसने बालों में ब्रश किया और बेड की तरफ भड़ गया। सफ़ेद बेडशीट गुलाब की पत्तियों से बोझिल हो रही थी। उसने झटके से बेडशीट को खींच कर नीचे फेंक दिया। आयशा जय नमाज लपेट कर उसकी कारस्तानी देख रही थी। फिर उसने बेड के गिर्द मौजूद गुलाब और मोतिया की लड़ियों को नोचना शुरू किया, जो लड़कों ने बहुत मेहनत से लगाया था। लड़ियों के नोचे जाने के बायस बेड उदास उदास लगने लगा। आयशा चुप ही रही। इस वक्त वो गुस्से में था। उसका ना छेड़ना ही बेहतर था। लड़ियों का गोला बनाकर रूम की साइड पर उछाल कर वो बेड पर दराज हो गया और चादर सख्त तक तान ली। आयशा ने लड़कियों को उठाकर चादर में लपेट कर रख दिया। कारपेट से पत्तियों को चुनकर फारिग हुई तो सोफे पर बैठ गई। उसे चंद फीट की दूरी पर वो सो रहा था, मगर कितना दूर लग रहा था। सहर पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। सोफे पर बैठे बैठे उसकी आंख झपकी थी जब दरवाजे की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। उसने बेड की तरफ देखा। वो साबका अंदाज में सो रहा था। आंचल सर पर डाले वो उठी। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दुल्हन सुबह बखैर। मारी सवेरा सानो और गजाली की नई निवेली बीवी नौशीन अंदर दाखिल हुई। उसने मुस्कुराकर उन्हें आने का इशारा किया। ओह, तो मोहतरम अभी तक सो रही हैं। नौशीन ने मनी खेज निगाहों से उसे देखा। कुछ ना होते हुए भी वो झीम गई तो नौशीन ने कहा लगाया, रूनुमाई में क्या मिला? नौशीन इश्तियाक से सवाल कर रही थी। तीनों ही बेड की हालत देखकर सब समझ गई और फिर जूनियर से बखूबी वाकिफ थी, जबकि नौशीन का ध्यान उजरे बेड की तरफ नहीं गया और फिर नई होने के बायस वो नावाकिफ थी। रूनुमाई का सुनकर आयशा के अंदर एक दर्द ने अंगड़ाई ली। उसने तो मुझे इस काबिल ही न जाना कि एक नज़र की भीख ही दे देता, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, बताने लायक नहीं है। नौशीन ज़ोर से हंसी थी। तीनों ने उसे शुक्रगुजार निगाहों से देखा। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप लोग हंसने का शौक बराए मेहरबानी कहीं और जाकर पूरा करें। कमी नहीं है इस घर में कमरों की। चादर से सर निकालकर जूनियर ने दुरुस्त लहजे में कहा। नौशीन हैरान रह गई। तीनों नजरें चुराने लगी। वलीमे की तकरीब भी गुजर गई। रिवाज के मुताबिक आयशा मेके जा रही थी। उनके हाथ दामाद भी साथ जाता था, मगर जूनियर ने बेवरवती से कह दिया, मैं किसी ऐसे रस्म और रिवाज की पाबंदी का मूड नहीं रखता। नचारा आयशा को अकेले जाना पड़ा। फिर जब चौथी में आयशा को लाने के लिए तैमूर ने उससे साथ चलने को कहा तो उसने बड़े चिढ़ कर कहा, डैड आप सब तो जा ही रहे हैं, मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मगर तैमूर के इसरार पर जाना पड़ा। अम्मी ने दामाद की आवभगत में कोई कसर न छोड़ी, मगर वो यूं बैठा था जैसे किसी और के ससुराल में बैठा हो। वापसी में अम्मी ने सर पर हाथ फेरना चाहा तो वो सॉरी कहता आगे से निकल गया। जहाँ तैमूर ने मारे कर्ब की आंखें मूंद ली, वहीं आयशा हर एक से नज़र चुराने पर मजबूर थी। कपड़े चेंज करके वो लेटने की गर्ज से बिस्तर की तरफ बढ़ी तो उसकी खुश्क आवाज़ गूंजी, मैं सोफे पर सोने का आदी नहीं हूँ। जिताया गया था कि मैं बेड पर सोऊंगा, तुम सोफे पर मरो। आयशा कुछ को सोच कहने वाली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, उसकी आवाज़ पर मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। आपको तैमूर साहब स्टडी में बुला रहे हैं। मुलाजिम ने जूनियर का पैगाम दिया। तुम चलो, आ रहा हूँ। मुलाजिम के निकलने के बाद वो भी कमरे से निकल गया। आपने बुलाया डैड? वो उनके रूबरू था। हाँ, ये तुम्हारे और आयशा के टिकट हैं। कल शाम की फ़्लाइट है तुम लोगों की। होटल में कमरे रिजर्व करवा दिए हैं। पहले मैंने सोचा वर्ल्ड टूर की टिकट कंफर्म करवा दूँ, लेकिन बाहर के ममालिक में इससे कहीं ज़्यादा हुस्न तो हमारे शुमाली इलाका जात में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड टूर का टिकट कंफर्म करवा दूंगा। वो इतने आराम से इजहार से ख्याल कर रहे थे कि जूनियर साकत रह गया। डैड आप मुझे पागल कर देंगे। सिर्फ आपके बायस मैंने एक बला पीछे लगा ली है। वो मेरा बेडरूम, बाथरूम, वार्डरोब, गर्ल्स हर चीज़ शेयर करती है। दादाजी सुबह मुझे बहुत डांटा है, वरना मैं उसका ट्रांसफ़र दूसरे कमरे में कर देता।
नाकाबिले बर्दाश्त लगता है मुझे उसका वजूद अपने बेडरूम में। इजी जूनियर, दूसरे कमरे का तुम ख्याल भी दिल से निकाल दो। वो तुम्हारी बीवी है, कोई पराई औरत नहीं जो दूसरे कमरे में रहेगी। बाकी रही चीज़ें शेयर करने की बात, वो तुम्हारी निस्ब बेहतर है। निस्ब बेहतर का मतलब तो पता होगा तुम्हें। वो लब भी इनसे बाप की तकरीर सुन रहा था। मेरी खुशी तुम्हें अजीज़ है तो ये टिकटें उठाओ और जाने की तैयारी करो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं डैड, वो खुद पर जब्त कर रहा था। तुम्हें लग रहा होगा जबकि मैं एक बाप का फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। जाओ शाबाश। वो खोलते हुए स्टडी से निकल गया। तुम क्या जानो जूनियर, मेरा हर अमल किनारे की तरफ है। उनकी आंखें सुलगने लगी। आज फिर किसी की याद ने दिल के रुखसार पे हाथ रख दिया था। आयशा सोफे पर विराजमान सोचने लगी कि तैमूर ने उसे क्यों बुलाया। कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोचना छोड़कर कॉर्नर पर पड़ी जूनियर की तस्वीर उठा ली। लब दबाए शरारत से वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबरू लग रहा था। झटके से दरवाज़ा खुला, फिर दरवाजे पर लात मारकर उसने दरवाज़ा बंद किया। फ्रेम को नादानिस्ता तौर पर आयशा ने अपनी पुश्त पर छुपा लिया। वो सख्त गुस्से में नजर आ रहा था। उसने खामोशी ही में आफियत जानी कि पहले तेल की धार देखना चाहती थी। हाथ में मौजूद चीज़ें काउच पर फेंक कर वो चादर तान के लेट गया। अब तक दोनों में से किसी ने बराह रास्त एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया था। अब भी कुछ बताने की बजाय वो लेट गया। आयशा ने उठकर देखा तो उसके गुस्से की वजह और तैमूर के बुलावे का उन्मान समझ में आ गया। तैमूर उन्हें तन्हाई फराहम करके एक दूसरे के करीब आने का मौका दे रहे थे। आयशा के लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। इन चंद दिनों में जूनियर से उसने लाताल्लुक़ की बेजारियत का खेल देखा था। अब उसकी बारी थी। देखते हैं जूनियर साहब कहाँ तक बढ़ सकते हैं आप। उसने खामोश लबों से चादर में छुपे उसे मुखातिब किया। उसकी तस्वीर को आंखों से छूते वो खुद ही मुस्कुरा दी। ड्राइवर उन्हें जिना टर्मिनल पर ड्रॉप करके जा चुका था। जूनियर ने इस वक्त ब्लू जीन्स पर स्काई ब्लू शर्ट पहन रखी थी। ट्रॉली धकेलते हुए हर अंदाज उसके नाखुश होने का पता दे रहा था। जबकि ब्लू सूट में आयशा खुश थी, मगर उसने फेस एक्सप्रेशन यही दिया कि हालत मजबूरी जा रही हो। अगर वो उसकी खुशी महसूस भी कर लेता तो उसे अजियत देने को प्रोग्राम ही खराब कर देता। अभी आयशा ने प्लेन की चंद सीढ़ियाँ ही तय की थी जब उसका पाँव मुड़ा और वो डगमगा कर उसका बाजू दबोच गई। क्या हरकत है ये। पैसेंजर्स उनके आगे पीछे दोनों तरफ थे। तभी उसने गजबनाक लेकिन धीमी आवाज़ में कहा, साथ ही बाजू भी छुड़ाने की कोशिश की, मगर आयशा ने छोड़ने के लिए थोड़ी ही थामा था। पैर में मोच आ गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा। एक सीढ़ी तय करके आयशा ने सख्त लाचार अंदाज में कहा, किसने मशवरा दिया था आपको 4 मंजिला सैंडल पहनने का। सिचुएशन ऐसी थी, वो ऊंचा बोलकर अपना तमाशा नहीं बना सकता था। मुझे क्या खबर थी मोच आ जाएगी। आज आज कोई नया पहना है 4 मंजिला सैंडल। उसके चेहरे से दर्द और तकलीफ के आसार नुमाए थे। प्लीज़ थोड़ा सहारा दीजिए तो मैं चलने की कोशिश करती हूँ। सीट पर बैठकर आयोडेक्स लगा लूँगी। मेरे बैग में है आयोडेक्स। उसने शोल्डर से लटके बैग की तरफ इशारा किया। दरवाजे पर मौजूद एयर होस्टेल अब उनकी तरफ मुतवज्जा थी और मुस्कुरा रही थी। हमारे बाद जूनियर ने अपना बाजू पेश कर दिया। वो उससे ज़्यादा कोई मदद नहीं कर सकता था। आयशा के लिए ये भी बहुत था। उसके बाजू पर सारा बोझ डाले उसने पीछे से हाथ डालकर उसकी कमर थाम ली थी। वो चिल्लाकर रह गया। एनी प्रॉब्लम, होस्टेस दरियाफ्त करने लगी। आयशा ने शिदमत के साथ नफ़े में सर हिलाया। एयर होस्टेस ने मामूल की कार्रवाई के बाद उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अपनी सीट पर बैठकर आयशा ने कनखियों से उसका बिगड़ा चेहरा देखा और रुख फेर कर मुस्कुरा दी। बेल्ट बांधने की याद दहानी कराई गई तो जूनियर ने सीट बेल्ट बांध कर चेहरे के आगे मैगजीन तान लिया। उसे काफ़ी देर बेल्ट से उलझता महसूस कर चुका था, मगर उसकी तरफ मतवजा नहीं हुआ। सुनिए, ये बेल्ट कैसे बंधेगी। उसने मैगजीन को हाथ से ज़रा पड़े करके सवाल किया। क्या ज़िंदगी में पहली बार प्लेन का सफ़र कर रही हैं। वो गड़े तेवरों से इस्तफसार कर रहा था। आपको कैसे खबर हुई। उसकी मासूमियत देखने से तल्लुक़ रखती थी। बेल्ट का तो कुछ करें। उसे वापस मैगजीन में गुम देख कर दुहाई दी। अभी एयर होस्टेस आएगी तो बंधवा लेना। मेरा क्या है, मैं तो आपकी वजह से कह रही थी। क्या कहेगी एयर होस्टेस। इतने हैंडसम शख्स की बीवी को बेल्ट बांधना भी नहीं आता। कितनी शर्मनाक बात है ना। इतनी मासूम बनकर पूछ रही थी कि जूनियर का दिल उसे प्लेन से उठाकर नीचे फेंक देने को चाहा। अपनी इज्जत की तो वो कुछ ज़्यादा ही परवाह करता था। लब भींच कर उसने आयशा की सीट बेल्ट बांध दी। प्लेन ने टेक ऑफ किया तो आयशा ने उसका बाजू थाम लिया। जूनियर ने उसका हाथ झटक दिया। मुझे डर लग रहा है इसलिए तो पकड़ा है बाजू, मुझे कौन सा शौक है। वो एक बार फिर बाजू थाम गई। टैक्सी ने उन्हें मतलूबा होटल के आगे उतार दिया। उसकी तकलीफ में वो इस्तकबालिया की तरफ बढ़ गई। मिस्टर और मिसेस जहानबान जूनियर के नाम से एक कमरा रिजर्व है सर। उसके इस्तफसार पर रिसेप्शनिस्ट ने महजब लहजे में जवाब दिया। क्या एक और कमरा मिल सकता है हमें। जूनियर के इस्तफसार पर आयशा ठटक कर उसे देखने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने भी बारी बारी दोनों को देखा। हनीमून ट्रिप और दूसरा कमरा। सर आपके साथ कोई और भी है। क्या एक और कमरा मिल सकता है। सवाल को नज़रअंदाज करके उसने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। रिसेप्शनिस्ट को समझ आ गई कि उसका सवाल नागवार गुजरा है। देखना पड़ेगा सर। वो रजिस्टर पर झुक गया। उसके रिजर्वेशन के आगे नोट में लिखा हुआ था, अगर ये दूसरा रूम डिमांड करें तो उन्हें ना दिया जाए। तैमूर रज़ा हकीकतन जूनियर को अच्छी तरह पहचानते थे। ये होटल उनके दोस्त का था और जूनियर इस हकीकत से नावाकिफ़ था। सॉरी सर, दूसरा रूम नहीं मिल सकता। नोट पढ़ने के बाद उसकी मत मारी गई थी जो वो उसे दूसरा कमरा देता।
सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड पर है आपका रूम। जूनियर ने चाबी लेकर आगे कदम बढ़ा दिए। कमरा काफ़ी कुशादा हर सहूलत से मुज़य्यन था। कमरे के वस्त में एक बेड था जो सिंगल और डबल के बीच की नस्ल का था। जूनियर के माथे पर शिकन पड़ गई। सर्दी इतनी थी कि नीचे कारपेट पर सोने का तसव्वुर भी सुहाने रूह था। खुद उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो वेदर के लिहाज से नामौजू थे। जूनियर ने गर्म पानी से शावर लिया जबकि उसने मुंह हाथ धोने पे इत्तफाक किया। आईने के आगे खड़े वो टॉवल से बुरे बालों का रगड़ रहा था जब आयशा का अक्स आईने में पड़ा। शहाबी चेहरे पर मौजूद पानी की शफाफ बूंदें हसीन लग रही थीं। चमकीली आंखें कमरे का जायजा ले रही थीं। निगाह की गर्मी का उसे एहसास हुआ तो उसने तजाहले आरफाना से काम लिया। जूनियर ने खुद को उस हरकत पर लानत मलामत की। वेटर दस्तक देकर चाय लाया और रख कर चला गया। वो ट्रॉली अपनी तरफ खींच चुकी थी। शुगर कितनी? वो यूं पूछ रही थी जैसे बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे उनके माबेन। मुझे आपकी हाथ की चाय नहीं पीनी। ओके। वो अपना कप लेकर बैठ गई। जूनियर ने अपने लिए चाय निकाली। कमरे में मौजूद फ़ोन ने बजना शुरू कर दिया तो वो उठकर फ़ोन सुनने चला गया। होटल का मैनेजर वही रवायती डायलॉग बोल रहा था, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा वगैरह वगैरह। उसे जान छुड़वा कर उसे अपने कप में शुगर डाली। स्पून हिलाते हुए टीवी ऑन कर दिए। इस बात से कतई नज़र कि आयशा ने मौके से फ़ायदा उठाकर उसके कप में भर भर के 2 चम्मच शक्कर के डाल दिए थे। उसने पहला सिप लिया तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। तुमने इसमें और शुगर मिलाई है? रूम में कोई तीसरा बंदा था नहीं। उसका शक उसकी तरफ गया। आयशा ने उसकी अकल को दाद देते हुए कहा, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। आपने खुद ही तो कहा था मेरे हाथ की चाय नहीं पियेंगे। वो लब भींजे दूसरा कप तैयार करने लगा। सर, डिनर रूम में करेंगे या बाहर हॉल में? बेटा चाय के बर्तन लेने आया तो मुअद्दब होकर पूछने लगा। हॉल में, जूनियर ने जवाब दिया। ब्लैक सूट में ब्लैक शॉल लपेटे आयशा हॉल में दाखिल हुई तो कई निगाहों ने उसे खुशामदीद कहा। नया कपल लगता है, जोड़ी बहुत अच्छी है, हनीमून ट्रिप होगा। हॉल में मौजूद खवातीन की सरगोशी दोनों ने बगौर सुनी। डिनर करके आयशा तो वो रूम में वापस आ गई जबकि जूनियर बाहर चला गया। सर्द मौसम में गर्म गर्म बिस्तर यकीनन बहुत लुत्फ देता है। आयशा ब्लैंकेट में घुस गई। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। एक अजीब एहसास से उसकी आंख खुल गई। नीम अंधेरे कमरे में आंखें फाड़ कर इर्द गिर्द का जायजा लेकर अपने जागने की वजह ढूंढने लगी। नज़र टाइम पीस पर पड़ी तो एहसास हुआ इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रात के साथ ही उसे जूनियर का ख्याल आया। वो कहाँ था? आवाज़ भी रही। उसने गर्दन मोड़ कर बाई साइड पर देखा। जूनियर कारपेट पर सुखरा सिमटा लेटा था बिना कुछ ओढ़े। माय गॉड, हद होती है। उसे गुस्सा आया मगर अगले ही पल तरस भी महसूस हुआ। ब्लैंकेट बड़े फेंक कर बिस्तर से निकली तो हीटर के बावजूद सर्दी की लहर ने उसे कपकपा दिया। कारपेट पर पड़ा वो न जाने कब से सर्दी से लरस रहा था। करीब जाकर उसने 2-3 बार आवाज़ दी मगर शायद वो गुनूदगी में था। उसने 2 दानों बैठकर उसका शाना हिलाया। इस अमल से वो जाग गया। उसकी नज़दीकी को उसने हैरानगी से देखा। उफ, ये पारा आंखें तो लूट चुकी हैं मुझे। अब ताब बेदीद कहाँ से लाऊं? कजी नींद से बेदार गुलाबी पारा आंखें उसे देख रही थीं। आप ऊपर जाकर सो जाएं। दूसरी बार कहने पर वो खामोशी से उठकर बेड की तरफ भर गया। आयशा कारपेट पर ले गई। थोड़ी देर बाद उसे जूनियर की आवाज़ आई, सुनो, तुम भी बेड पर आकर सो जाओ। बीमार पड़ गई तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जुमला मुकम्मल करके उसने गुराब से कंबल में मुंह छुपा लिया। आयशा के लब मुस्कुराहट से मुनव्वर हो गए। वह करवट बदले बेड के आखिरी सिरे पर सो रहा था। दूसरे सिरे पर दराज आयशा ने सोचा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ख़ुद भी कंबल में मुँह छुपा गई। सुबह ब्रेकफास्ट से फारिग होकर वो निकला तो डिनर के वक्त आया। जबकि आयशा सारा दिन बोर होती रही। अगले रोज़ जब वो फिर निकल रहा था तो वो उसके आगे खड़ी हो गई। यहाँ के लिए आप मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हैं? आप तो चले जाते हैं। आपकी गैर मौजूदगी में अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं क्या करूँगी? जब आप मेरी हिफाजत नहीं कर सकते तो मुझे साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? वहीं छोड़ आते मुझे। उसकी तकरीर के जवाब में वो एक पल को खामोश रह गया। शायद बात समझ में आ गई थी। फिर कहा, चलो। और वो सारा दिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर फिरती रही। लंच उन्होंने बाहर ही रेस्टोरेंट में कर लिया। शाम गहरी होने लगी। जब वो बर्फ़बारी देखने जा रहे थे, टैक्सी से उतरकर वो सफ़ेद सफ़ेद रुई के गालों को देख रही थी। उसने शाल ओढ़ रखी थी मगर सख्त सर्दी के आगे उसकी गर्मी भी हार मान चुकी थी। हाथ आपस में रगड़ते हुए बचते दांत से उसने जूनियर को देखा। ब्लैक जीन्स पर उसने पिंक हाई नेक पहन रखी थी। उसके ठठरते जिस्म को उसने एक नज़र देखा और टैक्सी की तरफ भर गया। वापस आया तो उसके हाथों में ब्लैक जैकेट थी जिसने कुछ देर पहले उतारी थी। आयशा खुश हो गई कि चलो, उसे एक जीते जागते इंसान का एहसास तो है। वो खुश होते सोच रही थी, लेकिन जब जूनियर ने वो जैकेट खुद पहन ली तो वो हक्का बक्का रह गई। उसने अब तक जितनी स्टोरीज पढ़ी थी उन सब में यही होता था। हीरो अपनी जैकेट हीरोइन को दे देता था। उसने ज़रा हट के हीरो को देखा, फिर उसका दिल चाहा इन हीरोइनों की खुशकिस्मती और अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट करे। एक हफ्ता वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे। फिर उसने ऑर्डर दिया, हम कल जा रहे हैं, सामान पैक कर लेना। इतनी जल्दी? डैड ने तो 1 माह बाद वापसी को कहा था। तो फिर डैड के साथ ही आना चाहिए था तुम्हें। माइंड योर लैंग्वेज। आयशा का चेहरा तप गया। खुद उसे अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ तो चुप रह गया। वो होटल के ड्यूज़ पे कर रहा था जब मैनेजर ने लजाजत से कहा, सर, आपकी मिसेस बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप परमिशन दे तो हम इनकी एक तस्वीर बनाना चाहते हैं। हमारे होटल में एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ खूबसूरत चेहरे आवेज़ा हैं। अगर आपको फरमाइश करने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर मैनेजर। ये मेरी वाइफ हैं, कोई मॉडल नहीं।
जो हर गहरे गहरे के आगे इनकी तस्वीर पेश की जाए। सर आप तो माइंड कर गए। मैनेजर एक्सक्यूज़ करने लगा। आयशा को भी उसकी बात बुरी लगी थी और जूनियर का जवाब सुनकर उसका सिरो खून भर गया। नफरत से कता नज़र वो इस हकीकत से आगाह था कि उसकी बीवी उसकी जिम्मेदारी है या कोई और बात थी। इतनी जल्दी चले आए। उनकी वापसी पर सबने ही हैरानगी का इजहार किया। शुक्र करो 1 हफ्ते के बाद आया है, मुझे तो डर था कहीं दूसरे दिन ही ना लौट आए। सादैन को उसने बेसाख्ता घूरा था। शादी को कई महीने गुजर गए मगर जूनियर हर दिन दूर होता नजर आ रहा था। तन्हाई के इस 1 हफ्ते में आयशा ने करीब आने की अपनी सी पूरी कोशिश की मगर नाकाम रही। उसे एहसास था जूनियर के कोलोफिल में कोई तजाद नहीं। वो इन मर्दों में से नहीं था जो कुर्ब की आंट से पिघल जाते हैं। वो उसी के बेडरूम में रहती मगर जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसकी खूबसूरती होशरुबा हुस्न कोई तो उसे पिघला ना सके। आयशा सवाए सबर के क्या कर सकती थी। वो चारों नई फर्म लॉन्च करने का प्लान बना रहे थे। बड़ों को क्या इतराज़ हो सकता था। ज़मीन खरीदी जा चुकी थी। काम ज़ोर शोर से जारी था जिसके बायस वो बहुत मसरूफ़ रहता। घर में आयशा के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। दादाजी और दादी जी के पास उसे ज़्यादा अच्छा लगता था। यंग जनरेशन भी उसे कंपनी देती लेकिन जिसे उसकी परवाह होनी चाहिए थी वो उसे घर लाकर भूल गया था। मगर आयशा को अपना आप खुद मनवाना आता था। वो उसका हर काम आगे भर कर खुद करती। वो हर बार उसे सख्त सुस्त कहता मगर वो साबित कदमी से डटी हुई थी। सर शाम तैयार होकर उसकी राह तकती, उसके खाने पीने का ध्यान रखती। आज भी वो तैयार उसकी मुंतज़िर थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ दिलफरेब परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को अपने हिसार में ले लिया। हस्बे मामूल उसे नज़रअंदाज करके वो कोट उतारने लगा। आयशा ने आगे भरकर उसके हाथ से कोट लेना चाहा। उसका हाथ नखवत से परे करके वो गज़बनाक लहजे में गोया हो, तुम चाहती क्या हो, ज़रा खुलकर बता दो मुझे। डैड के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त करता हूँ। तुमसे या तुम्हारी सिन से नफरत करना नहीं छोड़ दिया मैंने। रोज़ी अव्वल तुम्हें जिता दिया था कि तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में क्या है, मगर तुम मुसलसल मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो। प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तुम्हारे पैर में मोच आ जाती है और उतरते वक्त मोच ख़त्म हो जाती है। तुम्हें सीट बेल्ट बालना नहीं आता मगर तुम खोल बड़ी आसानी से लेती हो। प्लेन टेक ऑफ करने में तुम्हें डर लगता है, लैंड करे तो तुम्हारा डर ख़त्म हो जाता है। और अब मेरी शर्ट प्रेस करना, चाय काफ़ी बना कर लाना। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? अगर तुम ये सोच रही हो तुम्हारे कुर्ब की आंट से पिघल जाऊंगा तो तुम्हारे हथकंडों से ज़ेर हो जाऊंगा तो तुम अहमकों की जन्नत में रहती हो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हें मेरी। आयशा समझ रही हो? आयशा दम बखूद से देखती रह गई। कितनी बड़ी बात कहकर गुजर गया था वो बीवी के अफराइज़ अंजाम देने की कोशिश कर रही थी और उसने कितने घटिया अंदाज में देखा था उसकी कोशिश को। आयशा सईद को उससे मोहब्बत थी मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा अजीज़ थी। तभी उसने 1 सेकंड में यहाँ से जाने की ठान ली। वो खामोशी से उसे रस्ते सफ़र बांधते देख रहा था। जब वो जाने को तैयार होगी तो उसके रूबरू जा खड़ी हुई मिस्टर जहान बान जूनियर। औरत का वो वजूद वफा के खमीर से उठा है। औरत का दूसरा नाम वफा है। अगर औरत वफा नहीं करती या मेरी तरह राह बदल लेती है तो वो बेवफा नहीं हो जाती। उसकी ज़ात पर ज़रूर कोई बहुत बड़ा दाग लगाया जाता है। जैसे अभी आपने मेरे लिए एक घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करके मेरी शान भराई। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर यूँ खुद को जलील नहीं करवा सकती। जो लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते मोहब्बत उन्हें बहुत ख्वार करती है। तरस आ रहा है मुझे आप पर। क्या होगा आपका? चलती हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो पलट गई। वो लब भींचे उसकी पुश्त से नज़र फेर गया। आयशा कहाँ जा रही हो? कॉरिडोर से गुजरते हुए तैमूर की नज़र उसके साजो सामान पर पड़ी तो वो बौखला गई। अपने बाप के घर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो सूरत से निकल गई। तैमूर की समझ में उसके अल्फाज ना आ सके और जब आए तो वह निगत विला की दहलीज पार कर चुकी थी। वो तेज़ी से जूनियर की कमरे की तरफ बढ़ी। झटके से उन्होंने दरवाज़ा खोला। जूनियर वो जा रही है, उसे रोक लो। अजब हवास बाख्तगी याद थी उनके लहजे से। अजब दीवानों जैसा अंदाज था। कौन जा रही है? वो आयशा वो जा रही है घर छोड़कर। अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जाओ, उसे रोक लो जूनियर। उनका लहजा कँपा रहा था। मैं ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी। उसके इनकार पर तैमूर बच्चों की तरह रोने लगे। दीवानों की तरह चिल्लाने लगे तो वो डर गया कहीं उन्हें अटैक ना हो जाए। डैड मैं ले आऊँगा उसे। कौन सा दूर है घर? आप सुन रहे हैं ना? मैं ले आऊँगा उसे। बाप की ऐसी हालत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी तसल्ली तशफ़ी के बाद के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। ले आओगे ना उसे? उन्होंने जैसे यकीन दहानी चाहिए उसने इस बात में सर हिला दिया। डैड मैंने आपकी ऐसी हालत कभी नहीं देखी। आखिर क्या हुआ क्या है आपको? वो बाप का हाथ से हिला रहा था। 23 साल पहले मेरी यही हालत 23 साल से मेरी यही हालत है जूनियर। उसे छोड़कर एक पल सुकून से बसर न कर सका। किसे छोड़कर? उसने बात काटी। तुम्हारी माँ को। वो जैसे ख्वाब में बोल रहे थे। उसके लब भींच के। एक बेवफा औरत के लिए आपने खुद को रोक लगा लिया जिसने ना बच्चे की परवाह की ना शोहर की। मत बोलो जूनियर, मत बोलो, गुनाह होगा। वो एक बार फिर रो पड़े। फिर उन्होंने आंसू पोंछते हुए उसके बदगुमान चेहरे को बगौर देखा। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ जूनियर। पहले भी कई बार ज़मीर की मलामत करने पर कोशिश की मगर आज
हाँ, अगर मैंने इस सच्चाई से पर्दा नहीं उठाया तो शायद मेरी जगह आकर तुम भी कभी पछतावे की आग में जलते रहोगे। मेरी बात गौर से सुनना जूनियर, क्योंकि आज मैं सच बोलने जा रहा हूँ। बाप के गैर मामूली अंदाज पर वो हैरानी का शिकार था। दुश्मन के हमले पर मेरा बाजू घायल हुआ तो मैं सीएमएच किया था। वहीं मैंने ज़बूर को देखा और जब उससे ड्रेसिंग करवा कर निकला तो मैं उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। फिर मैंने तीसरी मुलाकात में उससे प्रपोज कर दिया। वो एक सानिया को मेरी शक्ल देखती रह गई। फिर उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती, वो अपने कज़न लेफ्टिनेंट सरवत से मोहब्बत करती है। मगर मैं पीछे नहीं हटा। मैं रोज़ उसे कन्विंस करने को मौजूद होता, मगर उसका एक ही जवाब था कि वो और सरवर एक दूसरे को चाहते हैं। मगर मुझे उसका जुनून हो गया था। मैंने पापा और अम्मा को उसके घर रिश्ता लेने भेज दिया। हमारा ख़ानदान स्टेटस और मेरी तरक्की के आसार देखकर उन्होंने हाँ कर दी कि मेरे मुकाबिल सरवर जूनियर था और इन दोनों की फैमिलीज़ में टेंशन चल रही थी। हाँ होने के बाद ज़मूर ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं पीछे हट जाऊँ। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकेगी। मगर मैंने उसकी एक न चलने दी और उसे ब्याह लाया। वह मेरे घर तो आ गई, मगर मुझे गुजरा कल भूलता नहीं था कि कैसे वो मेरे सामने सरवर की मोहब्बत का दम भरती थी। मैंने रोज़े अव्वल उससे वहशियाना सलूक रवा रखा, उसे टीज़ करने को हर बार आजमाता। मैं कैप्टन तैमूर इन दिनों जानवर बन गया था। हालांकि शादी के बाद उसके लोगों पर सरवर का नाम भी नहीं आता था। वो इससे मिलने की कोशिश करता तो ज़बूर उसे धुतकार देती। मेरे इस सवाल पर उसने कहा, मैं गुजरे कल में नहीं जीती, मुझे आज अजीज़ है, अपना शोहर अजीज़ है। मगर मुझे ये भी उसकी अयारी ही लगी। मेरे हर नारवा सलूक को वो चुपचाप झीलती रही। अम्मा बाबा तक से उसने कभी शिकायत नहीं की। सीएमएच में वो खुद डॉक्टर थी, चाहती तो स्टैंड ले सकती थी। फिर जब तुम्हारे आने की उसने मुझे खुशखबरी सुनाई तो मैंने बड़े इस्तेहज़ाई अंदाज में उससे कहा, यह वाकई मेरा है। और वह तरफ तरफ कर रोने लगी। इस अल्लाह की बंदी ने मेरा दिल मोम करने को हर बार आजमाया, हर जतन किया, मगर मैं पत्थर का बन गया था। तुम्हारी पैदाइश में अमल में आ ही गई। हालांकि मैं उसे देर से अस्पताल ले गया था ताकि वो मर जाए, मगर अल्लाह को उसकी ज़िंदगी मकसूद थी। तुम्हारी पैदाइश के बाद उसे तंग करने का मुझे नादर मौका हाथ लगा। मैं तुम्हारे नन्हे से वजूद को खूब पीटता था और वो हाथ जोड़कर मुझे बाज रखने की सही करती, अपना वजूद पेश कर देती। उस दिन सरवर उसे मुझसे खुला लेने को समझा रहा था, क्योंकि वो मुझसे वाकिफ़ था, मेरे मातहत था। मैंने उसे भी तंग कर छोड़ा था। सरवर के समझाने पर वो उसे डपट रही थी, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया। मैंने सरवर को जी भर के मारा। वो बीच बचाव कराने को हमारे बीच आ गई। मैंने उसे धक्का देकर गिराया। वो मेरा इरादा सरवर को जान से मार देने का था। वो सरवर के अधमोहे जिस्म से निपट गई ताकि मैं उससे मारकर खुद फांसी पर न चढ़ जाऊँ। मगर मैंने इस वक्त इस मंजर का कुछ और ही मफहूम एहसास किया। मैंने उसी वक्त उसे खड़े खड़े तलाक दे दी। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर संभल कर उसने तुम्हें साथ ले जाना चाहा तो मैंने तुम्हें उससे छीन कर बेड पर पटक दिया और कहा, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी भी अपने बेटे से मिलने की कोशिश की तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। वो जानती थी मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझ जैसा सफाक जालिम शख्स सब कुछ कर सकता है। रहम की भीख मांगती वो रोती पीटती चली गई। घर में मैंने सबको अपनी बनाई गई स्टोरी सुना दी। फिर जब तुम बड़े होने लगे तो मैंने तुम्हारे जहन में जहर भरना शुरू कर दिया। मुझे डर लगता था उसे मुझे मुझे डर लगता था कि उसे तो मैंने खो ही दिया है। अगर तुम भी उसी के पास चली गई तो मैं क्या करूँगा। गुजरते वक्त ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती की। मैं तुम्हारी नज़र से वहाँ सिर्फ तुम्हारी माँ को गिराना चाहता था, मगर तुमने सारी औरतों से नफरत करना शुरू कर दी। आजकल हर वक्त मेरे अंदर ज़मीर की अदालत लगी रहती है। उसकी रफ़ाकत के 3 साल मुझे सूली पर लटकाते हैं कि मैंने कैसे कैसे लम्हा लम्हा उसे तड़पाया, तुम्हें उससे छीन लिया, क्योंकि उसे तुमसे मोहब्बत थी। उसने बहुत शौक़ से तुम्हारा नाम रखा था। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ जूनियर। उससे मुझे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अलमिया देखो, जब वो मेरी हो गई तो मैं हसद जलन रकाबत की लपेट में आ गया। और जब मैंने उसे ज़िंदगी से निकाल फेंका तो मुझे उससे इश्क हो गया। मेरे जैसा बदनसीब कोई होगा उस रोए ज़मीन पर। यकीन मानो कोई लम्हा उसकी याद से खाली नहीं जाता। मुझे रातों को उसकी सिसकियाँ सोने नहीं देती। उसके जिस्म को लगाए ठुड्डों को याद करके मेरा पैर ज़मीन पर पड़ते ही कांपने लगता है। उसकी आवाज़ फरियाद ने मुझे दिल के आर्ज़े में मुब्तला करके बिस्तर से लगा दिया। और अब तुम उन्हीं राहों पर चल रहे हो। ऐसा मत करो जूनियर, मोहब्बत से मुंह मत मोड़ो। औरत वफा हया है, उसे रुस्वा मत करो। तैमूर एक बार फिर फूट फूट कर रो रहे थे। आंसुओं से तर तो उसका भी चेहरा था। माजी एक नए रंग रूप में उसके सामने था। जिस माँ को वो घटिया अलकाबात देता आया था, वही माँ वफा की मिसाल थी। महबूबा थी तो उसमें खालिस, बीवी बनी तो शोहर से मुखलिस, माँ बनी तो उसमें पारसा। और वो उसी माँ से नफरत करता आया। वो बाप जो उसकी नज़रों में हीरो था, आज वही अपने गुनाहों को कबूल कर रहा था। उसने बाप को देखा, बंजर वीरान चेहरा, बेतहाशा सुर्ख आंखें, लागर वजूद, खोखला दिल, जो जाहिर कर रहा था कि वजूद का मामा कुछ दिनों का मेहमान है। ऐसे में वो संगे मलामत कैसे बरसाता, कैसे अपनी महरूमियों का गिला करता, कैसे बताता कि माँ से नफरत के बावजूद उसका दिल बारहा चाहता था कि उससे लिपटने को। वो महसूस करना चाहता था माँ कैसी होती है। मम्मी कहाँ है अब, क्या सी है मैच में।
आंखें पूंछते उसने तैमूर से इस्तफसार किया। महसूस कर रहा था वो आज भी उनसे बेखबर नहीं है। डिवोर्स के बाद उसने CMH से रिज़ाइन कर दिया। फिर अब कहाँ हैं? क्या उन्होंने सरवर से शादी कर ली? उसके सवाल पर तैमूर पर हंसी का दौरा पड़ गया। काफ़ी देर हंसने के बाद उन्होंने आंखों में नमी महसूस हुई तो चुप हो गए। काश के कर ली होती उसने शादी। कम से कम मैं किसी साइड से खुद को तसल्ली तो दे सकता था, मगर वो बड़ी बावफा है। आज भी सरवर उसकी खबर गिरी करता है, उससे शादी को इसरार करता है और वो हर बार उसे डांट कर भगा देती है। तैमूर मुस्कुरा दिए। एक गुरूर पोशीदा था उस मुस्कुराहट में। क्यों ना मगरूर होते। उस जैसे शख्स को भुलाने के लिए उन्हें तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, मगर वो बावफा थी। शादी न करने का सुनकर माँ उसकी नज़रों में कुछ और ऊंची हो गई। कैसे काटी होगी उन्होंने एक तनहा उम्र। बिना किसी मर्द के सहारे उसका दिल चाहा कहीं से माँ की सूरत नजर आ जाए और वो उसे सैल्यूट करे। उसने तो आज तक उनकी तस्वीर तक न देखी थी। मेडिकल कॉलेज लाड़काना में प्रोफेसर है और हॉस्टल में रहती है। जूनियर ने आंखें बंद करके माँ को गायबाना खराज तहसीन पेश किया। जूनियर, अपनी माँ से कहना मुझे माफ़ कर दे। जूनियर ने उन्हें मुतासफाना नज़रों से देखा। तैमूर रज़ा फिर रो पड़े कि ये रोना तो उम्र भर का था। ज़बूर कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी जब वार्डन ने आकर बताया कि उनके गेस्ट आए हैं। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? उन्होंने खुद से इस्तफसार किया। माँ बाप का अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। भाई दूसरे मुल्क में उनके वजूद को फरामोश कर बैठे थे। ले दे के एक सर्वर थे जो कभी कभी उनकी खबर गिरी को आ जाते, लेकिन इतनी सुबह वो कभी नहीं आए थे। अल्लाह से खैर की दुआ मांगते उन्होंने मुलाकाती कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रूम इस वक्त खाली था। भरपूर अजनबी जवान सर झुकाए दरवाजे ही की तरफ देख रहा था। उनके कदमों पर निगाह पड़ते ही वो सरुकद हो गया। न जाने क्यों ज़बूर के बढ़ते कदम दहलीज में ठटक गए। ज़बूर ने वाइट जॉर्जेट की साड़ी बांध रखी थी। इस चंद सफ़ेद तार लिए गर्दन पर ढीला ढाला जूरा कुंडली मारे बैठा था। चेहरा किसी लवाजमात से यारी इस उम्र में भी ऐलान कर रहा था। उसके हुस्न को मसनूई चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तैमूर रज़ा उन पर आशिक हो गए थे तो कोई अनहोनी बात नहीं थी। वो आज भी दिलकश थी। वफ़ा, खलूस, मोहब्बत, पाकदामनी का एहसास उनके वजूद पर नज़र डालते ही देखने वाले को होता था। अगर जूनियर ने कभी माँ से मिलने की कोशिश की होती तो यकीनन वो बाप की बातों को खुद ही झुठला देता, क्योंकि उसकी माँ तो सरापा पकीज़गी थी। ज़बूर उसे सर से पाँव तक देख रही थी। वो उनके करीब आ गया। जहान बान जूनियर, उसने नहायत इख्तिसार से काम लिया। वो एकदम लड़खड़ा गई। उसने माँ को संभाला तो यूँ लगा जन्नत उसकी बाहों में आसमाई हो। वो दीवानों की तरह उसे घूरे जा रही थी। उनका जिस्म ठंडा पड़ गया। जूनियर ने उन्हें सोफे पर बिठाया। उनके कदमों तले बैठकर हौले हौले उनका हाथ सहलाने लगा। शौक की कैफियत में वो उसे तके जा रही थी। मम्मी, उसका पुकारना जैसे क़यामत हो गया। वो यूं तरफ तरफ के रोईं कि उसे भी रुला गई। तुम कहाँ खो गए थे जूनियर? तुम्हारे बाप ने मुझे पाबंद किया था। तुम तो मुझसे मिल सकते थे। कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ मैं। कहाँ थे तुम? दीवानों की तरह उसे चूमते वो उसे अड़के नदामत से भिगो रही थी। दोनों काफ़ी देर रोते और एक दूसरे को चुप कराते रहे। कॉलेज से उन्होंने छुट्टी कर ली। फिर सारा दिन दोनों ने बाहर साथ गुजारा। गुर्बत के एक एक लम्हे को महसूस किया था दोनों ने। मम्मी डैड ने पैगाम दिया था कि आप उन्हें माफ़ कर दें। उसने डरते डरते कहा, मैंने तैमूर को कभी बद्दुआ नहीं थी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मैं कातिब तकदीर का लिखा समझकर शोहर बच्चे से मोहब्बत करने लगी, मगर उन्होंने हर लम्हा माजी की राख को रेत कर खुद को अजियत दी। उन्हें कह देना जूनियर, अगर उनकी तसल्ली मेरे लफ्ज़ों से मकसूद है तो मैंने उन्हें माफ़ किया। और वो बुलंदी पर मौजूद अपनी माँ को देखने लगा। तुम क्या कर रही हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आजकल फर्म लॉन्च कर रहा हूँ। शादी? ज़बूर आंखों में वो पूरे शौक लिए उसे देख रही थी। हो गई। उसने नज़र चुरा ली। तुम्हारी पसंद है डैड की? फिर तो यकीनन शानदार होगी। ज़बूर ने जैसे छेड़ने की कोशिश की। वो मुस्कुरा दिया। देख कर बताइएगा, कब लाओगे मुझसे मिलाने? बहुत जल्द, लेकिन एक शर्त पर। उसने माँ के दोनों हाथ थाम लिए। कैसी शर्त? उन्होंने सहम कर खूबरू बेटे की शक्ल देखी। यही कि अब आप मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी। मंजूर है। तन्हा अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे खुशी होगी अपने बेटे के घर रहकर, जहाँ बेटा, बहू और पोते पोती की एक अलहदा ही दुनिया होगी। वो अपने ख्यालों में खो गई और जूनियर की निगाहों में चमकीली आंखों वाली प्यारी सी लड़की लहरा गई। वो जब से आई थी चुप थी। अम्मी बाबा ने लाख पूछा मगर उसकी खामोशी नहीं टूटी। बाबा ने अम्मी को समझाया कि जब बताना होगा खुद ही बता देगी, ज़्यादा पूछो मत। अम्मी ने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। कब से वो अपने हाथों की लकीरों को घूर रही थी। तो क्या मैं हार गई? जिस शख्स को मैंने टूट कर चाहा वही मेरी किरदार कशी करे तो मैं कैसे रहूँ उसके पास? क्या मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे पर चाले? क्यों है वो इतना कठोर, इतना बेदर्द? क्या उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं? मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँ न रहूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुट्ठी बंद करके वो खिड़की तक गई। सूखे पत्तों से ढका उजाड़ सहन उसकी निगाहों के सामने था। डोरबेल बजी थी। बाबा ने दरवाज़ा वाक कर दिया। अस्सलामुअलैकुम बाबा। जूनियर का चेहरा दरवाजे की ओर से थ्रू हुआ तो बाबा ने उसे गले लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम मम्मी।
अब वो किचन के दरवाजे पर मौजूद अम्मी को साकित कर गया। वो तो अम्मी बाबा सुनकर ही ठटक गई थी, वरना जब कभी वो आता अंकल आंटी पत्थर मारने के स्टाइल से कहता। जब उसने अम्मी के आगे सर झुका दिया तो अम्मी की आंखें नम हो गई। उसकी समात में आशा के अल्फाज गूंज रहे थे, औरत का दूसरा नाम वफा है, और उसने वफा के आगे सर झुकाने में कोई शर्म महसूस नहीं की। सर पर हाथ फेर कर अम्मी ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली। ये बातें भी कितनी अजीब होती हैं। अम्मी की आंखें पूछने पर वो शोही से कह रहा था, आयशा ऊपर है। अम्मी गोया हुई, मैं मिल सकता हूँ उससे, ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ मिल लो। बाबा ने कहा तो वो सीढ़ियाँ तय करके उसके कमरे में आहिस्तगी से दाखिल हुआ। खिड़की खोले नीचे सहन में झांक कर यकीनन वो गुजरे दिनों को याद कर रही थी। उसकी पुश्त दरवाजे की साइड थी, वो उसकी मौजूदगी को महसूस न कर सकी। उसके मलगजे हुलिये और उलझी बिखरी जुल्फ़ों को उसने मोहब्बत से देखा। उसका ये हाल यकीनन उसकी फुरकत ने किया था, वरना वो बड़ी अप टू डेट रहती थी। इस वक्त हकीकतन इंसान पड़ाव ढूंढने लगता है जब उसके बाइस कोई खुद को फरामोश कर देता है। उसके शाने पर उसने धीरे से थपकी दी, मुझे वहाँ कहाँ ढूंढ रही हो, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ पर वो उछल ही तो गई। उसने पलटकर बेसाख्ता उसे देखा जो उसके बेहद नज़दीक खड़ा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर पलके झुका गई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलोगी ना मेरे साथ? मानो मोहब्बत भरे अंदाज में हज़ार खदशे थे। वो चाहने के बावजूद भी नफ़ी में जवाब न दे सकी। असबात में सर हिला दिया। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम ज़रा जल्दी तैयार होकर आ जाओ। तुम्हारे कमरे में ज़्यादा देर रहा तो अम्मी बाबा को गलत फहमी भी हो सकती है। वो शोखी से लब दबाए उससे शरारत कर रहा था। दर्जे कलाम पे आयशा ने अचंभे से उसे देखा, और जब वो तैयार होकर आई तो उसने सर से पाँव तक उसके सरापे का जायजा लिया। ब्लू जीन्स के खुले पॉन्चों वाले ट्राउज़र में वाइट शर्ट और वाइट दुपट्टे से बालों को जकड़ कर एक ढीली गांठ लगाकर उसने दुपट्टा आगे डाल रखा था। अम्मी बाबा ने खुशी खुशी दोनों को रुखसत किया। उसने वापसी में अम्मी के आगे सर झुका दिया तो आयशा ने आंखें मींच ली। आज हार कौन मानेगा? उसने पुरशरीर मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। उस दिन भी हार मैंने नहीं मानी थी। चेहरे पर आए बालों को उसने उंगली से परे किया। मानी तो मैंने भी नहीं थी, वो तो डाल टूट गई थी। वो याद दिला रहा था, तो ठीक है आज देख लेते हैं, तुम हार जाओगी। वो मुस्कुरा रहा था, ये तो वक्त ही बताएगा कौन हारता है। वो अड़ी हुई थी, तुम्हें अपनी जीत पर खुशी होगी या मेरी हार पर? दोनों पर नहीं। क्यों? इस्तफसार हुआ। आपको दुख हुआ था मुझसे शादी पर, या मेरे घर छोड़ जाने पर खुशी हुई थी? दोनों पर नहीं। जिसने मेरी आवाज़ सुनकर ही मुझे दिल में जगह दे दी, जो मेरे घर वापसी की मुंतज़िर रहती थी, जो काले शीशों के पीछे से मुझे पहरों तकती रहती थी, जिसने मुझे मोहब्बत के लम्ह से रोशनास कराने को नफ़रत के समंदर में जांचते बूझते छलांग लगा दी, जिसने मेरी गिर्द नफ़रत के खोल को मोहब्बत से लबरेज अपनी सुनहरी आंखों से तरखा दिया, जिसकी खुशी मेरी मोहब्बत और रफ़ाकत में थी, उस लड़की की खुशी पर मुझे क्यों कर दुख होता? जूनियर के गंभीर लहजे पर आयशा ने बड़ी मुश्किलों से पलकों को गिरने से बचाया। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। दोनों बदस्तूर एक दूसरे की आंखों में देखते सफ़र कर रहे थे। मैंने बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजारी है आयशा। मेरे मासूम ज़हन में मेरी माँ का नहायत ही बुरा इमेज बिठा दिया गया। माँ हर बच्चे का गरूर होती है। जब वो मुझसे गरूर छीन लिया गया तो मुझे दुनिया की हर औरत से नफरत हो गई। अगर कोई कसर थी तो वो कुलसूम ने पूरी कर दी। वो दादी की नवासी होती है। मेरे तजाहुल को उसने बेइज्जती समझा और मुझे बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। औरत का ये रूप मुझे बदजन कर गया। फिर तुमसे मिलकर लगा कि मैं हारने लगा हूँ, और मैं हार गया था, मगर मैं खुद से एतराफ़ न कर सका। मैंने तुमसे दूर रहना शुरू कर दिया। फिर डैड ने तुमसे मेरी शादी कर दी और मेरे अंदर मोहब्बत और नफ़रत की जंग जारी हो गई। मैं मोहब्बत के आगे हार मान लेता, लेकिन नफ़रत फिर से मेरे आगे तन के खड़ी हो जाती। मुझे हर औरत अपनी माँ और कुलसूम लगती थी, जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। मैं तुम्हें भी उन्हीं जैसा समझता था। जब तुम घर छोड़ गए तब डैड ने मुझे बताया, मेरी माँ तो असल में वफा का पैकर है, सरापा पकीज़ा है, और कल ही माँ से मिलकर मैंने अपने अंदर मौजूद नफ़रत को दम तोड़ते देखा है। माँ से मिलकर मुझे तुम तक ही आना था। मोहब्बत की तकमील के लिए मैं तुम्हें लेने चलाया। आप औरतों से नफरत करते थे। चलें, इसी बाइस मैं पुरसकून रहूंगी कि माजी में आपका कोई अफेयर नहीं रहा होगा। वो शोही से छेड़ रही थी। सारी नाराज़गी उसकी पारा आंखों ने मोहब्बत की पत्तियां उस पर लटाकर दूर कर दी थी। उसकी आंखों में वो बगौर देखते वो मुस्कुराया। तुमने मर्दों से नफरत नहीं की, लेकिन मुझे फिर भी यकीन है किसी मर्द ने तुम्हारे दिल पर अपना नाम नहीं लिखा होगा। अगर है भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे खुद पर यकीन है, मैं तुम्हारे दिल से हर नाम मिटा दूंगा, हर नक्श निकाल फेंकूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे इश्क होने लगा है। वो लो देती नज़रों से उसकी आंखों में बगौर देख रहा था। आयशा की तनी बल्कि लरसी और रुखसारों पर साया फिगन हो गई। हम मर्दों के पास बेबाक हथियार होते हैं और औरतें हया से हार जाती हैं। मैंने कहा था ना, तुम हार जाओगी। भरपूर मुस्कुराहट के साथ धीमी सरगोशी उसकी समात में उंडेली। निगाहें आयशा के चेहरे पर भटक रही थी, जो एकदम से खामोश हो गई थी। उसके दोनों शानों को प्यार से थाम कर उसने झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए होले से कहा, सॉरी बोलूं? उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। मेरी गुजरी बातों रवैयों को फरामोश कर सकोगी? आप मेरी चंद शराइत मान लें तब कहो। आप इस अमल को फिर नहीं दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला?
यकीन दिलाया करा, मुझे चुप की मार भी नहीं मारेंगे, नहीं मारूंगा, डांटेंगे भी नहीं, नहीं डांटूंगा, कभी सोफे पर सोने को नहीं कहेंगे, नहीं कहूँगा, मैं आपका कमरा, बाथरूम, वार्डरोब सब इस्तेमाल करूंगी, आपके बातें पर बल नहीं आएगा, नहीं आएगा। हनीमून ट्रिप पर दोबारा ले जाएंगे, ले जाऊंगा, सर्दियों में अपनी जैकेट भी मुझे पहनाएंगे, पहनाऊंगा। हाय मैं मर गई। घर के जीने चढ़ते 4 मंजिला सैंडल ने सचमुच उसे दगा दे दिया था। लड़खड़ा कर उसने साथ चलते जूनियर का बाजू थाम लिया और दर्द से दोहरी हो गई, पैर में मोच आ गई थी। सर उठाकर उसने जूनियर को देखा जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। अल्लाह कसम जूनियर, मैंने जानबूझकर नहीं डगमगाई और ये मोच भी असली है। वो रूहान से लहजे में सफाई दे रही थी। तुम्हारी असली नकली सारी मोच सर आंखों पर। जूनियर ने झुककर उसे अपने बाहों में समो लिया और आयशा ने उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद दी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।